Assalamu alaikum khawatine wa hazrat. Welcome back to the 395th episode of Thought Behind Things. Today is the 5th of January 2024 और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है और एक बहुत ही खास कॉन्वर्सेशन है क्योंकि टुडे वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री. हाउ कैन वी टेक आईटी टू 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर्स इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स हैं वही कोर प्रॉब्लम है, वही इकोनॉमी का भी हल है, वही जॉब्स का भी हल है, वही हर चीज़ का हल है. और जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो जो कोर नंबर 1 लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है वो आईटी इंडस्ट्री है और जिसके लिए हमने दावत दी आज सैयद अहमद साहब. ही इज़ प्रीवियसली बीन ऑन द शो एज वेल. आई एम गोना लिंक हिज previous life story somewhere over here. You can check that out. But today we largely focus on the state of IT industry in Pakistan. जो बड़े बड़े नारे आजकल हम सुन रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर से कि जी हम फ्रीलांसर्स को बढ़ा देंगे, हम 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स पे ले जाएंगे, हम 5G को ले आएंगे पाकिस्तान के अंदर. क्या वो एक्शंस रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं? क्या उससे वो आउटकम जनरेट होगा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो लार्जली फोटो ऑप्स हैं, PR एक्टिविटीज़ हैं? इसी के साथ साथ हमारे एक नए IT मिनिस्टर साहब भी आए हैं जो कि बड़ा क्लियरली लग रहा है कि बहुत कोशिशें कर रहे हैं. ट्विटर के ऊपर उनकी बहुत सारी अपडेट्स आ रही होती हैं. तो वी डाइव इनटू दैट एज वेल कि जो करंट केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या वो पॉलिसी एक्शंस जो ले रही है क्या वो रेलेवेंट हैं कि नहीं है, क्या उससे इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा. बट एनीवेज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं. एंड लिसन टू ऑल द कमेंट्स. इट रियली हेल्प्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कन्वर्सेशन एज वेल. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो कंसिडर सपोर्टिंग अस with the Stripe link in the comment section below. It really helps us remain independent for as long as possible. But anyways, here is Syed Ahmad on TBT Go, Dubai Studio. Syed साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू डू दिस अगेन. जिनको नहीं पता, सैयद की एक पहली एपिसोड हमने ऑलरेडी की हुई है वेयर वी कवर्ड हिज लाइफ स्टोरी एज वेल. आई थिंक हमने लाइफ काफ़ी डिटेल में उसमें डिस्कस की थी. आई थिंक वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द गवर्नमेंट. Yeah, we did that as well. So you can check that out. We'll link it somewhere over here. But मुझे थोड़ा सा ये बताएं, what's happening? What's going on? There is a lot of changes in Pakistan. IT को आजकल बड़ा अब तो आवाज़ें आ रही हैं कि जी IT ही हमारी सैल्वेशन है, IT हमें आगे लेकर जाएगा. तो टेल मी अबाउट हाउ यू सी द एंटायर लैंडस्केप एंड सिचुएशन राइट नाउ इन पाकिस्तान. सो इट्स इन अ वे इट्स गुड कि 2015 में मुझे याद है कि IT इंडस्ट्री का मसला ये था कि कोई हमें अटेंशन पे नहीं करता था. नोबडी न्यू, पॉलिटिशियंस को पता नहीं था एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड ऑल. तो उस टाइम पे हमने एक नारा बनाया डिजिटल पाकिस्तान 2020 का, और IT इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट और जॉब क्रिएशन पोटेंशियल की बात की. तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे. अब हर कोई IT की बात कर रहा है और SIFC के टॉप एजेंडा पे भी IT आ गई है. सो इन दैट वे इट्स गुड. थोड़ा सा आपको लगता है कि टॉप लेवल से सपोर्ट आनी शुरू हो जाती है. राइट. ऑन द अदर हैंड आई सी अ लॉट ऑफ केओस राइट नाउ इन द कंट्री. वी नीड स्टेबिलिटी, वी नीड पीपल, उनके नर्व्स जो हैं इस वक्त वो सेटल डाउन होने की ज़रूरत है. सो थोड़ी सी आई वुड से कि लास्ट ईयर से फ्लैट ग्रोथ जारी है. और फिर इंटरनेशनली भी अमेरिका में आपको पता है इकोनॉमी हैज़ बिन डाउन, वेंचर कैपिटल फंडिंग हैज़ बिन ड्राइड आउट. तो थोड़ी इंटरनेशनल भी सिनेरियो है, पाकिस्तान में भी सिचुएशन ऐसी है. तो फ्लैट ग्रोथ चल रही है. सो वी डोंट हैव मच ग्रोथ राइट नाउ, बट होपफुली नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स व्यवस्था रह शजर से उम्मीद है बाहर रख. मेक सेंस. इंटरेस्टिंग आपने जो कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन का भी इम्पैक्ट है पाकिस्तान में. पाकिस्तान के अपने भी हालात वो हैं. हमने पिछले दिनों ये सुना कि जी बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है. ब्रेन ड्रेन के अंदर जो IT वाला है वो जनरली इज़ द ईजीएस्ट टू स्विच, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है तो वो चला जाता है. आपने ये एक्सपीरियंस किया है पर्सनली कि क्वालिटी टैलेंट हु हैज़ स्टक अराउंड इन पाकिस्तान फॉर अ बिट वो पिछले 1-1.5 साल में छोड़ के गया? बहुत ज़्यादा. एवरी कंपनी, आई मीन माई ओन कंपनी, every month you get like a few resignations. किसी को पुर्तगाल से ऑफ़र आ रही है, किसी को कोई सऊदी अरब फैमिली के साथ मूव हो रहा है कोई. सो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड दे आर थिंकिंग ऑफ मूविंग अब्रॉड. और उसमें आई वुड से एक तो नेशनली एक जो हालात है, बट सेकेंडली इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उम्मीद लूज़ किया लोगों ने और देर मूविंग अब्रॉड.
और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि कम से कम IT वाले जो कि किसी हद तक उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से शील्डेड हैं इन अ वे कि उनको 20-30% सैलरी ग्रोथ भी मिल जाती है कंपेयर टू बाकी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी जिसमें उनकी तो सैलरी आधी होगी। तो यहाँ पे इवन दो दे आर अर्निंग मोर बट उनकी एम्बिशंस भी फिर बड़े हैं और ग्लोबल हैं, दे लुक अराउंड इन द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटी भी है। सो आई थिंक राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू एज अ पाकिस्तान एज अ नेशन वी आर लूजिंग आउट। आई वॉज लुकिंग एट अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़, आप फास्ट को देखें और यूनिवर्सिटीज़ को, उनके 5 साल पुराने जो बैचेज़ हैं आपको आधे से ज़्यादा लोग बाहर मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट्स अ बिग इशू एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, राइट? लाइक आई वाज स्पीकिंग टू द एकेडेमिया लीडरशिप एट फास्ट, इवन नस्ट का तो बड़ा फेमस पिछले दिनों हुआ भी है कि द फैकल्टी इज़ लीविंग, अ लॉट ऑफ द फैकल्टी, जो कि ज़ाहिर है आप इसमें मसला ही ना आपका कंस्ट्रेंट है, आप बच्चों की फ़ीसें उस तरह नहीं बढ़ा सकते। अब फैकल्टी कह रही है, टेक की फैकल्टी है और ख़ासकर क्वालिटी की फैकल्टी है, तो वो अगर या बाहर जा रही है या प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि यार अब हमें वारा नहीं खा रहा। सो जितना भी क्वालिटी टैलेंट है देयर लीविंग यूनिवर्सिटीज़, जिसकी वजह से इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड कि जिसमें आपका जो टैलेंट है वो भी जा रहा है और नया टैलेंट जो प्रोड्यूस होना था वो भी सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो रहा। बट इसमें जनरली पॉलिटिकली लॉट ऑफ पीपल से कि जी ब्रेन ड्रेन है, सारा कुछ है। मेरा इसमें ओपिनियन बड़ा क्लियर है। मेरा ये है कि जी फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट के अंदर जाहिर है कि आपका जब आप अनकम्पेटिटिव इकोनॉमी रहेंगे तो जाहिर है कि डॉलर आपका जो है वो गिरेगा। और जब भी एक मार्केट ओपन अप होती है, जैसे पाकिस्तान आज ओपन अप हो रहा है, तो इंडिया में 91 में वो ओपन अप हुए थे, तो आपका टैलेंट जाएगा। फॉर अ 250 मिलियन पीपल कंट्री, फिनलैंड होता तो मैं कहता यार टैलेंट चला गया वापस नहीं आएगा, लेकिन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, rather than worrying about कि यार ये मैं टैलेंट किस तरह करूँ, मेरा ज़्यादा वरी इस बात पे होगा कि ठीक है, इफ़ they're leaving, how can I create more talent to take their place? Specifically because अगर मैं ये कहूँ ना कि यार मैं डॉलराइज कर दूँ इनकम, तब तो फिर इकोनॉमिक सेंस ही नहीं है ना। इकोनॉमिक सेंस तो तब है कि अगर अनकम्पेटिटिव हूँ तो मेरा रुपया गिरे, ताकि मुझे मार्जिन कॉल आए कि मैं जहाँ पे $4,000 का बेच रहा था मैं 3,000 का बेच सकता हूँ और मैं इंडियन को अंडरकट कर सकता हूँ, या 3,000 के बजाय मैं 2,000 का बेच सकता हूँ। बट IT का मसला ये है कि जहाँ पर आप उसको अंडरकट करने लगते हैं वहीं पे वो बंदा या तो बाहर चला जाता है। अब तो आजकल रिमोट जॉब्स का भी एक नया रोला शुरू हो गया है, तो जिसमें आपको जो सप्लाई साइड है टैलेंट की वो आपको बढ़ानी है ताकि प्राइस इक्वलाइज हो। हाउ डू यू सी दैट इन पाकिस्तान राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टैलेंटेड पीपल हु आर कमिंग इनटू द वर्कफोर्स? So I would say on one hand, people going out of the country maybe could be good in the longer run, as long as we are able to keep these expats pro-Pakistani, right? Because India को भी उनके expats ने बनाया, उनके IT sector को expats ने बनाया. So I think one thing we are losing is कि वहाँ पे expats are not that kind of gung ho about Pakistan. वो थोड़े से नालायक हैं पाकिस्तान से और वो छोड़ के जा रहे हैं in a bad note, unfortunately. But otherwise, I think in a longer run, पाकिस्तान के लिए they are the assets. और वो पाकिस्तान को in the future they'll help पाकिस्तान. Right. Secondly, I think जब बात आती है इनको रिप्लेस करने की या more workforce coming into the market, one thing I see is things are improving in terms of supply. Okay. And the reason is कि पहले IT used to be कि जहाँ सबसे निकम्मा बचा जाता होता था और सबसे टॉप पे इलेक्ट्रिकल का मेरिट था, फिर मेडिकल का था, फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड ऑल दैट, और जिसको कहीं दाखिला नहीं मिला वो IT में आ गया. हाँ. अब द थिंग्स आर टर्न्ड. आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ और उन्होंने ऐसे कि अब अपने सारे इंजीनियरिंग की क्लासेस को ख़त्म करके, जैसे इलेक्ट्रिकल का सिर्फ एक बैच रह गया और IT के 7 उन्होंने बैच कर दिए. Right. और उससे ज़्यादा करना चाहते थे मगर HEC ने मना कर दिया उनको. Right. सो उस सेंस में आई वुड से कि टॉप मेरिट इस वक्त IT का है. Right. और बहुत ज़्यादा इनटेक है. और उस सेंस में आई वुड से 50-60 हज़ार की कैपेसिटी तो जो हमारे एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अनएक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. तो उस सेंस में सप्लाई, नंबर ऑफ पीपल इन द सप्लाई हैव इंक्रीज्ड. Right. एंड विद दैट अगर मेरिट ज़्यादा है तो यू वुड होप कि कुछ अच्छा माइंड भी आना शुरू हो गया होगा इस फील्ड में. Right. बट आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन क्वालिटी ऑफ टैलेंट. अगर मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल आपको दे देता हूँ. लास्ट ईयर वी हायर्ड 55 पीपल. In order to hire 55 people, we had to do 1,800 interviews.
और 1800 इंटरव्यूज़ के लिए कितनी हज़ार कॉस्ट लग रही है ना आपकी, जो कि आखिर में आपकी एफिशिएंसी कम कर रही है. यस और ये सारों के साथ यही है. सो अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ द टैलेंट इज़ बैड, क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट इज़ रियली बैड. यही बात आप इंडस्ट्री को देखेंगे, बेसिक सर्विसेज देनी है और आपको बेसिक कोडर्स नहीं मिल पा रहे. और इसी तरह आप अगर इन्वेस्टर से पूछें, दे वुड टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स इज वेल. सो आई वुड से क्वालिटी ऑफ टैलेंट इज़ अ बिग इशू राइट नाउ. सॉरी मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, courtesy of our friends at Sarmaaya Financial. और ये मैसेज है पैसे के बारे में. तो पैसा तो आजकल वैसे ही हर किसी को चाहिए, लेकिन ये मैसेज मैं नहीं डिलीवर करूँगा, ये मेरा एक दोस्त डिलीवर करेगा जिसका नाम है तैमूर सलाहुद्दीन, ऑल्सो नोन एज मूरू. पैसा 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 भाई, सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके. टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली है और अब सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं. क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत. कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड से कैसे दानिशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं. अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसिव इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुपके छुपके पैसे बनते रहें. तो जाओ sarmaaya.pk पे और ये 2 कोर्सेज चेकआउट करो. अगर मैं आपने इन्वेस्टर्स की बात की, आईटी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है फॉर पीपल. जिस तरह मैं कहता हूँ ना, पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, राइट. आप कहते हैं कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन दी पॉपुलेशन ऐसी है, एक मिडिल क्लास यूथ है जो कि इवेंचुअली फैमिली स्टार्ट करेगी, उसको पोल्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो पोल्ट्री में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. जिसका मतलब बेसिकली ये है कि यार मैं पोल्ट्री फार्म्स खोल लेता हूँ आइडियल लोकेशंस में ढूंढ के, जहाँ पे मुझे पता है कि पॉपुलेशन करीब आती है. हो सकता है कि वो पॉपुलेशन अपर मिडिल ग्रो कर रही है, तो मैं थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ चला जाता हूँ. एक आई कैन डू अ बिजनेस केस अराउंड इट कि इतना पैसा लगेगा, इतना मैं किसी इन्वेस्टर को भी वो कर सकता हूँ. आईटी का मसला ये आता है कि आईटी की अपसाइड ये है कि आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं. आपकी जो कैपेक्स बहुत थोड़ी है ही नहीं वर्चुअली. जो ऑपेक्स है वो आपकी सर्विसेज की मद में टैलेंट है. इसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग टू, लेट्स से आई वाज अ बिलियनर एंड यू वुड बी पिचिंग द आइडिया कि लिसन वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द आईटी इंडस्ट्री, what would that investment look like? If you were to be finding solutions in the private sector, क्योंकि गवर्नमेंट से तो 10 साल तो हो गए, हमने बड़े solutions निकाले हैं, उसका कोई एज सच मेजर इम्पैक्ट नहीं आया. प्राइवेट सेक्टर क्या इस वक्त कर सकता है? Where you think the boom that India saw or the Philippines saw or Indonesia saw on some level, we can see that as well. I think there is a huge opportunity still that exists. We are in the industrial revolution, 4th industrial revolution. जब first industrial revolution था, we had textile mills for example, 18th century में. पाकिस्तान ने उस वेव को कैच कब किया? अयूब दौर में जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, like almost 200 years after. Right. And yet पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सेक्टर बन गया. So that's the power of these industrial revolutions. So a lot of people say नहीं वो बस गुजर गई है और सारा कुछ. I disagree. इंडिया आज भी नेस्कॉम सेज के हर 5 साल में हर 5 साल में $100 अरब इंक्रीज करेंगे इन IT एक्सपोर्ट्स. और उनकी IT एक्सपोर्ट्स मोस्टली सर्विसेज के थ्रू हैं. Right. So I would say कि even though we have a lot of talk about the startup ecosystem and all, I think the first step for Pakistan is the services sector. क्योंकि एक तो नेशंस की एक ग्रोथ पैटर्न होता है. यू कैन नॉट हैव शॉर्टकट्स. राइट. हम अपने आप को कभी इसराइल से कंपेयर करवाते हैं, कभी सिंगापुर से, कभी दुबई से. वी आर नथिंग लाइक दैट. कॉन्टेक्स्ट ही फर्क है, छोटी छोटी नेशन स्टेट्स हैं जिनका आप. हाँ या सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से व्हाट्सएप पाकिस्तान में अगर बनी होती, व्हाट्सएप सोल्ड फॉर $18 बिलियन और उसमें 65 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे. उसका पैसा अमेरिका नहीं, वो कहीं किसी है केमन आइलैंड में पार्क होगा. 65 लोगों की जिंदगियां ठीक हो गई होंगी. कंपेयर दैट टू लेट्स से इन्फोसिस और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसमें वो तो आधा तो उनका रिसोर्स ऑगमेंटेशन से आता होगा, नथिंग फैंसी. और इन ऑर्डर टू मेक $1 बिलियन they give job to 50,000
people. Right. और कोई 16 अरब डॉलर कमा रहा है साल का, कोई 26 अरब डॉलर कमा रहा है. इट्स नॉट यूनिकॉर्न की जिसकी एक दफ़ा की वैल्यूएशन है. ये रेवेन्यू है जो हर साल कमा रहे हो. और ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिडिल क्लास फैमिलीज प्रोड्यूस कर रहा है एसेंशियली. सो दीज सर्विसेज कंपनीज अगर 1 अरब डॉलर वो कमाएंगे तो 60% ऑफ दैट दे हैव टू पे इन द पेरोल. राइट. एंड दैट्स हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमी और एक मिडिल क्लास क्रिएट होती है. सो गरीब डेवलपिंग मुल्क जैसा पाकिस्तान है जहाँ पे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आपको यू नीड सच काइंड ऑफ बिजनेस केसेस जिसमें यस यू अर्न $1 बिलियन बट एज अ रिजल्ट यू क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट एज वेल. और एक और काम ये जो करता है, आप जब मिलियंस ऑफ इंडिया ने 4 मिलियन फैमिलीज को गुर्बत से ऊपर ले आए, मिडिल क्लास में ले आए. राइट. सो एज अ प्रोसेस दीज 4 मिलियन पीपल दे become professionals. Right now पाकिस्तान में तो प्रोफेशनलिज्म में हम नहीं आ सके. Right. हमारी अभी वर्कफोर्स में एथिक्स या प्रोफेशनलिज्म बड़ा वीक है. Right. So I think how do you train people to first know the basics of how to work in an international economy? So I think instead of thinking कि मैं आज जाके तो फेसबुक बना लूँगा, गूगल बना लूँगा, first we need to take those first initial steps. Services economy में अगर इंडिया में देयर आर डजन्स ऑफ कंपनीज मेकिंग मोर देन $1 बिलियन रेवेन्यू, आई बिलीव टाइम हैज़ कम कि पाकिस्तान में कम से कम 5 से 10 कंपनीज होंगी जो कि $1 अरब की रेवेन्यू पे आएंगी सर्विसेज के अंदर. और ठीक है, वॉर ऑन टेरर की वजह से या और सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान लेफ्ट आउट ऑन दैट, बट ये इकॉनमी जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई है, इट फिल्स द गैप. सो अब पाकिस्तान में we see a lot of interest from the business groups, we see a lot of international interest in the services sector. So I believe ये 5 से 10 कंपनीज मैस स्केल की बननी है पाकिस्तान में अब, एंड whoever comes in first invests into this, they'll. No, but that's fine, right? Like we've heard this continuously from the champions of the IT industry कि ये तो अब होना ही होना है, और it gets people excited, right? मैं कह रहा हूँ बहुत सारा बंदा है जो कह रहा है कि यार I want to be part of this system. My problem is कि इन्वेस्टमेंट की सेंस नहीं बन पा रही. मतलब अगर मैं कहता हूँ कि यार या तो कोई नया ग्रुप है और वो आते हैं और कहता है कि जी मैं एक XYZ IT कंपनी बनाऊँगा, उनको इस पर कोई ना एक्सपर्टीज़ है ना कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से वो जाते हैं, जाके स्टार्टअप में पैसा करते हैं, बिकॉज स्टार्टअप वाला आता है और आगे कहता है कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये उसकी कॉस्ट है उसको सॉल्व करने की, ये हम करेंगे, वो पैसा दे देते हैं. IT में हर कोई कहता है अगर इन्वेस्ट हो गया ना तो पैसा क्वाड्रपल हो जाएगा. इन्वेस्ट किधर होगा? क्या हम कह रहे हैं कि यार आप उस इकोसिस्टम में आएँ और आके आप इंस्टीट्यूशंस बना दें, फॉर एग्जांपल कि जी इवेंचुअली सप्लाई साइड को मैं डील करता हूँ. क्या आप कह रहे हैं कि यार ठीक है मैं जो है वो विद इन दी IT इंडस्ट्री में 4 और सॉफ्टवेयर हाउसेस बना दूँ सिस्टम्स जैसा, और मैं उसके टैलेंट हायर करना शुरू कर दूँ? क्योंकि जब आप इस इंट्रिकेसी में जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नजर आएंगे कि अगर आज आता है कोई बड़ा ग्रुप, लेट से इंटरलूप वाले टेक्सटाइल वाले आते हैं और कहते हैं कि यार मैं इंटरलूप सॉफ्ट बना रहा हूँ और मैं उसके में 1000 बंदा हायर करूँगा. वो 1000 बंदा भी अगर आज ऑनेस्ट टू गॉड एक कंपनी 1000 बंदा हायर करने जाती है ना सर, मार्केट खाली हो जाएगी पूरी. ये आपको भी मालूम है. आपका भी आधा बंदा जाएगा, आधी मार्केट का आधा बंदा जाएगा अगर कोई क्वालिटी का अच्छी कंपनी बना रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको डील करने के लिए, वो ऑफिस स्पेसिस नहीं है कि 1000 बंदा उस पर बैठ सके. सो वेयर डज द मनी गो? फॉर मी दैट्स द बिगर क्वेश्चन. कि इन्वेस्टर बैठा है, वो कह रहा है यार मैं आई डोंट वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन टुडेज पाकिस्तान, यू नो, आई वांट टू इन्वेस्ट इन ए IT कंपनी जिसमें मुझे पता है कि यार आने वाले वक्त में डॉलर पैक्ड है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, सारा कुछ है. वो उसके पास वो स्पेस ही नहीं है. अगेन लास्ट कॉमेंट मेरा उसमें ये होगा कि पोटेंशियली हम ये कह सकते हैं कि यार ठीक है मेरे पास बजाय से कि मैं किसी बड़े इन्वेस्टमेंट इंटरलूप के पास जाऊँ, मैं कहता हूँ कि यार DPL जाए और जाके IPO करवा ले, और मैं 50 लाख रुपया मैं लगाता हूँ, मेरे जैसे 1000 और लोग लगाते हैं, और वो थोड़ा स्मॉलर टिकट साइज़ के ऊपर मैं स्टॉक ऑप्शन खरीद लेता हूँ कि ग्रोथ आपकी है, आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट. बट वी आर नॉट सीइंग दैट हैपन एज वेल. सो रन मी थ्रू द इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ IT इंडस्ट्री कि हमें क्या देखना होगा बिफोर वी कैन सी अस अ ग्रोथ. सो आई थिंक द बिगेस्ट एरिया और अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट, इवन अ प्रॉब्लम for our nation, I think we have to invest in our people. So हमारे पास millions of youth हैं जो कि who are getting into the market, मगर वो as such they're not being trained, they're not being educated right. I would say नारों के पीछे लगा के गलत डायरेक्शन में तो बहुत लेके जा रहे हैं, मगर we need some real kind of committed investors
जो कि इस हम जब यूथ को एसेट के तौर पे कहते हैं, इस एसेट को दे कैन मेक इट इनटू समथिंग जो कि पाकिस्तान के लिए भी प्रोडक्टिव हो सके. सो आई थिंक स्किल्स ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, पोस्ट कॉलेज, आई थिंक दैट इज़ एन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने की ज़रूरत है. और इसमें तो आई वुड से एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितनी आबादी है पाकिस्तान के यूथ की वुड नॉट बी इनफ. सो दिस इज़ एन एरिया आई थिंक सो फार हमने बहुत अंडर इन्वेस्ट किया. चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, कोई अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में नई क्रिएट नहीं हुई. जैसे लेट्स लम्स क्रिएट हुई, वी डोंट सी आईटी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ. मतलब अगर लम्स का सक्सेस स्टोरी आ गई थी पिछले 30 सालों में, तो माय अंडरस्टैंडिंग वुड हैव बीन कि 25 और इन्वेस्टर आता और कहता है यार अब मुझे भी इस तरह की यूनिवर्सिटी एक हर शहर में 3-3 बनानी है. या आईआईटी की एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती. सो वन एरिया इज दैट, एंड नॉट जस्ट दैट. आई थिंक I was talking to previous chairman of HEC and they were saying कि we cannot produce enough graduates. For example, अगर हम IT सेक्टर को 2 लाख skilled workforce चाहिए, they say कि this amount of people cannot be produced. Especially आप एकदम नहीं grow कर सकते उसको, slowly आपको organically grow करना पड़ेगा. So we also have a potential for skill training. Right. So let's say 1-2 years शॉर्ट डिग्री कोर्सेज, और HEC ने कुछ दे हैव रिकग्नाइज्ड फ्यू करिकुलम जिसमें 2 साल की डिग्री प्रोग्राम्स हैं. सो आई थिंक इस एरिया में भी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है. राइट. सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स, आई वुड से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शुरू हो गई थी मुल्क में, जिसमें आई वुड से कि सम ऑफ आवर फ्रेंड्स वुड से कि यार टेक्सटाइल ओनर्स अब फ्लाइट में जा रहे हैं, एंड दोज टेक्सटाइल ओनर्स वुड बी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन IT. राइट. सो वी हैव हर्ड from the grapevines ke a lot of big groups are now seriously looking into investing in the IT sector. So I think usi point of view se a few IPOs became very successful. Initial there was a PSEB ने target किया था कि 40 companies को स्मॉल कैप IPO करवाएं पाकिस्तान में, और उसके लिए कंसल्टिंग भी शुरू होगी. सो एक एक्साइटमेंट शुरू हुई. स्टॉक मार्केट ने पोस्ट कोविड IT सेक्टर को देखना शुरू किया कि दिस इज़ अ सेक्टर जहां हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है, वो डॉलर पैक्ड है, सो इट्स इम्यून फ्रॉम द अदर इकोनॉमिक इश्यूज. सो उसमें इट वाज गुड इनिशियल साइंस. दिस वाज सपोज्ड टू गो ऑन द जेम बोर्ड. यस, जेम बोर्ड भी था, बट अदरवाइज भी डायरेक्टली भी लोग जा रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ और फिर पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन हुई, उसमें स्टॉक मार्केट बिकेम वेरी काइंड ऑफ लिस्टिंग्स वगैरह वॉलेटाइल हो गई, और फिर आप कह लें कि वो सारा जो एक्टिविटी शुरू हुई थी वो 2-3 साल के लिए पोस्टपोन हो गई. सो स्टिल आई नो बट वो पोस्टपोन हुई है, सो दैट मींस दैट इट्स गोना कम बैक. या और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग. पाकिस्तान में ना एक जनरली IT के हवाले से पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हुआ है. इवन आम बच्चों के पेरेंट्स भी अब IT को पॉजिटिवली देखना शुरू हो गए. सो आई हैव हर्ड मेनी पीपल आस्किंग कि यार कोई IT कंपनी के स्टॉक्स बताएं जिसमें हम डालें पैसे. सो आई थिंक ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी स्लो. अनफॉर्चुनेटली वी पिक्ड अप पेस बाय 2021-22. हमारी अगर ग्रोथ देखें एक्सपोर्ट्स की, इट वेंट टू 21 में 47% ग्रोथ हो गई थी. इट वॉज हाइस्ट एवर एक्सपोर्ट इन ग्रोथ इन एनी इंडस्ट्री. सो ऑल वी नीडेड टू डू इज पुश द पैडल. या और वो 47 से 100% 200% पे इट वॉज ईजिली गोइंग. अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारी सारी पॉलिसी रिवर्सल एंड ऑल दैट, तो ये 1-2 साल का हमारा एक आई वुड से एक वो फ्लैट लाइन ग्रोथ होगी. बट आई एम वेरी होपफुल, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकल, और थोड़ी सी चीज़ें सीधी होंगी तो आई कैन सी ग्रोथ. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द करंट गवर्नमेंट? उमर साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि यार हमने 9% ग्रोथ की है, हमने नई पॉलिसीज़ लाई थी, आज से पहले की सारी पॉलिसीज़ फारग थी, अब हमारी नई पॉलिसीज़ आई हैं, दे आर गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द IT इंडस्ट्री. ही इज़ वेरी होपफुल एंड ही इज़ सेइंग कि दे हैव डन सम मैसिव चेंजेस within the space in terms of policy. He's talking about 5G, he's talking about opening skill centers all across Pakistan. How do you see that in the context of the government policy allowing for the growth? देखिए, I wish him good luck कि अगर we all hope कि पाकिस्तान ग्रोथ में आए, but the direction I see a lot of challenges in that. I don't see growth happening. अगर आप 8-9% ग्रोथ की बात करें तो ट्रेडिशनली नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान में ग्रोथ एक्सपोर्ट की दीज आर लाइक ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं हर साल.
तो एंड देन इफ़ यू कंपेयर आवर दिस ईयर्स ग्रोथ विद लास्ट ईयर ग्रोथ जब -0.5% ग्रोथ थी, तो ऑफ कोर्स यू कैन शो इट टू बी बेटर, बट आई थिंक कि उससे पीछे 2019 से 2021-22 के बीच के ग्रोथ स्टोरी है. सो बिटवीन 2 years 2020 से लेकर 22 तक 70% ग्रो हुआ. सो आई थिंक उससे अगर आप ग्रोथ को कंपेयर करेंगे तो यू विल सी ऑलमोस्ट अ फ्लैट लाइन है. और आई डोंट सी द पॉलिसी जो डायरेक्शन है वो कैसे ग्रोथ को एनेबल कर रही है. वो मुझे जो लग रहा है वो इट इज़ पुशिंग आवर इंडस्ट्री इनटू एन इनफॉर्मल इकोनॉमी. और Why do you say that? Why do you say it's pushing into an informal economy? You know, first of all, I think हम जब लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ जाते हैं ना, सो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन बन गई है. तो इट फील्स साउंड्स एक्साइटिंग, बट मैं तो कहता हूँ कि ये एक अंडरलाइंग बीमारी की अलामत है. इट्स नॉट अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान. इट शोज़ कि इंडस्ट्री की ग्रोथ नेचुरल नहीं हो रही, तो लोगों को खुद से करना पड़ रहा है. या और द वे इंसेंटिवाइजेशन जो है वो उस डायरेक्शन में दी जा रही है जहाँ पे फॉर्मल ग्रोथ को डिस्करेज किया जा रहा है. Right. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू रजिस्टर and they don't want to create companies. They want to stay as individuals and work as freelancers. And not just that, हमारी जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अब फ्रीलांसर्स डिक्लेयर करके और देर ट्राइंग टू इवेड द पेरोल टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट. सो जब आपका एक बड़ी लॉपसाइडेड पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप कहें कि फ्रीलांसर्स से कोई पूछगछ नहीं है सब कुछ, सो आई बिलीव एक इकोसिस्टम अप्रोच होनी चाहिए. दे आर फ्रीलांसर्स, ऐसे लोग जिनको ऑफ कोर्स हु आर स्टार्टिंग इन द करियर एंड ऑल, बट देन दे शुड हैव अ ग्रोथ पैटर्न. दे शुड फॉर्म SMEs. उन SMEs को फिर बड़ा करके आपको बड़ी कंपनीज बनाना है. मगर यहाँ पे ये हो रहा है, एक तो मार्केट प्लेसेस हैं, दे डोंट एनकरेज एजेंसी मॉडल. मार्केट प्लेस ये चाहती है कि वो अकेला लड़का डायरेक्ट काम करे और वो कंपनी बनाने की कोशिश ना करे, ताकि वो उसको कम पैसे देने पड़े और वो मार्केट प्लेस कैन स्क्वीज देम इन. तो आज जो फ्रीलांसर है जो आज अगर $800 कमा रहा है, वो 5 साल बाद भी वो $800 कमा रहा होगा, बल्कि शायद कंपटीशन ज़्यादा हो चुका होगा. सो आई थिंक कि हमारी पॉलिसी इन्वायरमेंट ऐसी चाहिए जिसमें आप यू कैन encourage them to create companies and all. Unfortunately, what we do is penalize the structured companies. आप FVR को देखें, स्टेट बैंक को देखें, so they will keep squeezing, जैसे हम कहते हैं हमारी सैलरी क्लास को, they're just squeezing them. और जहाँ पे जो टैक्स नहीं दे रहा उसको वो they are not kind of going after them. सो एक बड़ी डिसबैलेंस किस्म की हमारी एक इकॉनमी बनती जा रही है. और इस वक्त सो फार एज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि वो रजिस्टर ना करें, वो कंपनियां ना बनाएं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो इंटरनेशनली बाहर की ब्रांच से हायर करके बैठेगा, मेरे पास काम मेरे पास करेगा, मगर नज़र आ रहा होगा एज अ फ्रीलांसर. अ लॉट ऑफ सच मॉडल्स आर कमिंग इन टू द इंडस्ट्री जिसमें मैं एक कंपनी हूँ और मेरे पास 300 कंपनियाँ बनी हुई फ्रीलांसर्स की, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू इवेड द सिस्टम जस्ट टू सेव द टैक्स. और गवर्नमेंट इन चीज़ों में मुझे हेल्प कर रही है बिकॉज सपोजडली दे आर सपोर्टिंग फ्रीलांसिंग, यू नो. तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक आर नॉट गुड पॉलिसी. सेकेंडली देर आर अदर थिंग्स. आपने देखा टेलीनॉर एग्जिट होगी, यू सी कि हमारे मुल्क में बैंडविड्थ मोबाइल के ऊपर एक मीटिंग करना मोटरवे पे जाते हुए पॉसिबल नहीं है, यू नो. सो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज़ सो एक्सपेंसिव. सो फाइन आप 5G ले आएँ, मगर क्या मैं एक कॉल भी 5G पे भी कर सकूंगा? क्या वो ब्लैक स्पॉट 4G से नहीं चल रहा तो आप 5G की कैसे करें? सो आई थिंक ऑन वन हैंड जो एग्जिस्टिंग बंदे बिजनेस कर रहे हैं और लीगली कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारे इश्यूज हैं और कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है. ऑन अदर हैंड आप यू नए लोगों को दावत दे रहे हैं. या सो आई थिंक the policy framework is not balanced right now. Makes sense. Tell me about taxes. इस वक्त IT इंडस्ट्री की जो taxes की जो regime चल रही है, जो system है, do you think it's okay? Particularly अगर मैं salaried class की आपने बात की, it's weird, right? Because
जो आदमी 5 लाख रुपए कमा रहा है वो बनता है कोई रफली को $2000 बनता है, और वो 5 लाख रुपए के ऊपर वो ठीक ठाक अब टैक्स दे रहा है, मतलब लाख सवा लाख रुपया उसका टैक्स कीमत में चला जाता है। वेयर एज जो बंदा जो है वो ऊट पटांग तरीके से कैश में बिजनेस कर रहा है, वो जो है वो 20, 25, 30, 40 लाख रुपए भी कर रहा है और वो उसको घुमा देता है। वो कहता है कि यार ये तो एक्चुअली मेरी इस चीज़ की कॉस्ट है, उस चीज़ की कॉस्ट है, और कर आके वो सिस्टम में पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। विच इज़ वाई पीपल इन पाकिस्तान डू नॉट वांट टू वर्क। वो काम करते हैं तो वो इतने स्क्वीज आउट हो जाते हैं कि इवेंचुअली वो कहते हैं यार मुझे या तो कोई ऑनलाइन रिमोट वर्क का गिग मिल जाए जिसमें मेरा पैसा बाहर पार्क हो, मैं महीने का जो है ना बल्कि कॉस्ट लेकर आऊँ यहाँ पर, और मैं उसके ऊपर टैक्स दूँ अगर मुझे देना हो टैक्स, वरना वैसे रेमिटेंस की मद में वो भी मैं नहीं दूँगा। और अदरवाइज़ मैं कोई अपना धंधा खुद कर लेता हूँ। मैं एक अच्छा IT का बंदा हूँ, लेकिन मैं अपना फोकस एनर्जी लगाता हूँ ऑन ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, ड्राइविंग एन उबर, डूइंग अ दिस, डूइंग अ दैट, रादर देन ग्रोइंग इन माई ओन फील्ड। Payroll tax, but more than that, overall taxation regime and the policy that is towards the revenue side of IT. How do you see that? I think यहाँ पे it's very very lopsided and I would say unfair. जो बंदा सीधे तरीके से चलना चाहता है, एज पर लॉ चलना चाहता है, उसको they keep squeezing him more. सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स अब इतना हो चुका है कि आई गेस पूरे पाकिस्तान का जो बोझ है वो सैलरी क्लास हमारी उठा रही है। वेयर एज जो लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनके ऊपर कोई पूछ नहीं है, उनके लिए रोज़ स्कीमें निकली होती हैं। और उससे हो ये रहा है कि जो बंदा IT सेक्टर में, स्पेशली बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनली, अगर मैं पाकिस्तान में कंपनी के लिए काम करता हूँ तो मुझे पेरोल टैक्स कटता है, वर्सेस मैं अगर रिमोट जॉब कर लूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ, या मैं उसी कंपनी के बाहर की ब्रांच से पैसे ले लूँ, तो वो रेमिटेंस में आ जाएगी या फ्रीलांसिंग के तौर पे, और मुझे 18, 20 या 25% टैक्स जो लगना है वो नहीं लगेगा। सो इसकी वजह से हमारी पूरी की और देन वो जो बंदा पे कर रहा है, एक तो वो देखता है कि इतने सारे लोग नहीं पे कर रहे, ही फील स्टूपिड कि मैं क्यों दे रहा हूँ, बाकी नहीं दे रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको वैल्यू नहीं फील होती कि मैं जो दे रहा हूँ मुझे इसका फ़ायदा क्या है। सो इन दी एंड ही हैज़ ऑप्शंस। मैं और फिर बिजनेसेस में भी ऐसे ही है, पेरोल टैक्सेस इज़ देयर बिगेस्ट टैक्स। मैं एज अ लीगल बिजनेस जब लड़कों को तनख्वाह देता हूँ, ही गेट्स एन ऑफर फ्रॉम अ इलीगल कंपनी या रिमोट, और वो कहते हैं जी मुझे लेट्स से $1000 की ऑफ़र आई है एंड आई एम पेइंग लेट्स से 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो आई एम विलिंग टू मैच हिम कि ठीक है मैं तुम्हें 3 लाख मैं भी दे देता हूँ। बट दे वुड वांट कि नहीं उस पर तो मुझे टैक्स नहीं लगा, तो आप मुझे आप वो टैक्स भी मेरा आप दें। सो कंपनीज जो रजिस्टर नहीं करती वर्सेस कंपनी जो रजिस्टर करती हैं, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट 15% ऑफ योर रेवेन्यू है पाकिस्तान में, विच इंक्लूड्स पेरोल, EOBI, आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस, और ऑन टॉप ऑफ दैट हरासमेंट और बाकी चीज़ें लगे। सो आई थिंक कि ओवरऑल इट डज़ नॉट मेक सेंस फॉर एनी वन टू रजिस्टर अ कंपनी हेयर एंड वर्क लॉफुली। तो मैं तो कहता हूँ कि बिजनेस इज़ लाइक जैसे पानी होता है ना, पानी ने अपनी जगह बना लेनी। और मैं तो बहुत समझाता रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स को भी, इनको भी, कि दे से कि हम इन्हें पकड़ लेंगे, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आई एम लाइक कि आप कभी भी नहीं पकड़ सकते। आई रिमेंबर मेरी ये लास्ट टर्म में सागडर से मीटिंग हुई एंड आई टोल्ड हिम कि आपने इन्होंने वो IMF के प्रेशर में दे वर पुटिंग ऑन सम इनकम टैक्स, सम माइनर इनकम टैक्स 0.25% ऑन कंपनीज, जो कि $7 मिलियन उसका टोटल बनना था, इनके जो रिसीव होना था। एंड आई सेड कि इस $7 मिलियन के लिए आपने पूरी जो ग्रोथ भी रुक जाएगी आपकी। $500 मिलियन की जो ग्रोथ होनी थी अदरवाइज वो ज़ीरो पे आ गई। और जो पेरोल टैक्स कलेक्ट होना था वो $25 मिलियन से ज़्यादा होना था, वो भी आपने लूज़ कर दिया। सो दे डोंट लुक इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो दे जस्ट थिंक कि हम पकड़ लेंगे हम, बट मैंने तो आज तक किसी को पकड़ते हुए नहीं देखा। सो व्हाट हैपन्स इज इन दी एंड, एक मैं टर्म कॉइन किया है जिसको मैं कहता हूँ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी पाकिस्तान बन चुकी है। यू आर कॉम्पिटिटिव इफ यू आर करप्ट, अदरवाइज नॉट। सो अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि कंपनीज हैव सीन कि या तो बेटर के इंटरनेशनली आप ऑफिसेस खोलें, अपने ऑपरेशंस वहाँ से चलाएं। पाकिस्तान में शायद ये पॉलिसी रजीम कभी ठीक नहीं होनी। सो दैट्स वाई आई थिंक कि इनफॉर्मल इकॉनमी ग्रो कर रही है।
except for some multinationals and some very ethical companies जो कि fully अपना proper payroll भी दे रही हैं, taxes सब कुछ, mostly have chosen the other path और वो informal economy की तरफ move हो रहे हैं. Makes sense. You mentioned ethics a little while ago. कि इंडस्ट्री में ethics की maturity नहीं नज़र आ रही, and that's not just from the very grassroots में तो हमें नज़र आ रहा है कि वो culture of professionalism unfortunately talent में नहीं होता. They don't understand कि यार हमने जो काम करना है वो कैसे करना है, क्या राइट्स हैं, क्या रॉन्ग्स हैं. और वो आप पाकिस्तान में तो चलो निज़ाम ही ऐसा है, जब आप बाहर की इकॉनमी में जाते हैं और आप वो चीज़ें करने लगते हैं तो फिर आपको नज़र आता है अमेज़ॉन से ब्लैक लिस्ट होते हैं, तो कभी कहीं और से ब्लैक लिस्ट होते हैं, गूगल प्ले स्टोर से ब्लैक लिस्ट होते हैं. एंड दैट्स लार्जली बिकॉज कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार लीगली लेजिटिमेट बिजनेसेस करने किस तरह लूप होल ढूंढते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ ग्रास रूट पे नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारे लीडर्स भी ऐसे ही हैं. अगेन मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ unethical practices within the industry as well. And we saw a very big very sort of high profile symptom कह लें उसको of that with Exact. जब वो स्टोरी आई और पूरा पाकिस्तान शॉक्ड था कि यार ये oh my god ये कैसे हो रहा है. But unfortunately चलो Exact की तो शायद और भी बहुत ही डिटेल्ड मसले थे, बट there is a lot of, I know for a fact कि within the industry there are very shady ways of doing business, जिस पे मुझे बहुत सारे IT इंडस्ट्री के CEOs ने आके बोला कि यार हम कैसे compete करें जब यहाँ पर हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम बाहर भी compliance पूरी रख रहे हैं, और फिर दूसरे लोग हैं जो कि जिस तरीके से इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं या इमोरल तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो प्राइसिंग में आप compete ही नहीं कर सकते, राइट. आप टैलेंट में compete नहीं कर सकते. एंड सो द तमीज़दार आदमी इस वक्त बैठ के सर खुजा रहा है और सोच रहा है कि यार या तो मैं एग्जिट कर लूँ, मैं अमी सर का दर्द बनाया हुआ है मैंने, या फिर मैं 2 नंबर हो जाऊँ शायद, राइट. द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर लॉट ऑफ जो कहते हैं ना कि तमीज़दार लोग, मेरी जिनसे डिस्कशन हुई है, वो आज के पाकिस्तान में उनका ये सवाल है, इनका ना एक मॉरल कॉन्ड्रम है कि क्या हम उस तरह चलते रहें जो बिलीफ सिस्टम आज तक बनाया था और हम तबाह हो जाएं, या हम जो बिलीफ सिस्टम है उसको फिर अबैंडन करते हैं एंड वी बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम बिकॉज द रिटर्न्स आर जस्ट इनक्रेडिबल अनफॉर्चुनेटली. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी पे कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जुर्म कभी छुप नहीं सकता और इवेंचुअली आपको पकड़े जाते हैं. एंड आई काइंड ऑफ बिलीव दैट व्हेन आई वाज यंग. मगर पाकिस्तान में हमने ये देखा कि करप्ट लोग और मुजरिम या वो बचते भी हैं, वो माशरे में पैसे भी कमा जाते हैं और बाद में इज़्ज़तदार भी हो जाते हैं. और हमने अपनी इंडस्ट्री में भी ये देखा. आई रिमेंबर वे बैक लाइक 20 years ago, मे बी 15 years ago, फैसलाबाद में कोई बड़ा स्कैंडल आया था, वो फरारी लैम्बोर्गिनीज़ लेके फिर रहे थे और बट नथिंग हैपेंड. एक्चुअली they're doing quite well even today. ठीक है, उस वक्त एक स्कैंडल पकड़ा गया, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ प्रोमेट्रिक सेंटर से, बट देन सो व्हाट, उनके दुबई के प्लाजे भी बन गए, सब कुछ हो गया. सिमिलरली लेटर ऑन गेमिंग इंडस्ट्री में वी हैव हर्ड अ लॉट. पाकिस्तान लिटरली ब्लैक लिस्ट हो गया था गूगल प्ले स्टोर से, बिकॉज यहाँ पे कॉपीराइट और वायलेशंस के ऊपर यू वुड ओपन अप हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो कि चरबे बना के सेल करेंगे. बाय द टाइम दे ब्लैक लिस्ट, दे टेक आउट द मनी एंड पम्प एंड डम्प काइंड ऑफ स्कीम्स, देयर सो मैनी ऑफ देम. और आजकल भी देर आर अदर काइंड ऑफ फ्रॉड्स हैपनिंग. आपने एग्जैक्ट की बात कर रहे थे, आफ्टर वर्ड्स आप देखेंगे कि इंटरनेशनली आइडेंटिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं. यहाँ पे पाकिस्तानियों को माइकल और जॉर्ज बना के अमेरिकन SSN पे, इन चीज़ों पे वहाँ पे लोकल जॉब्स करते हैं. बाय द टाइम दे फाइंड आउट दे लीव इट. तो आई मीन देयर सो मैनी काइंड ऑफ frauds going on in the industry, or unfortunately of course fraud makes you many times more money. और फिर वो मनी फ्लैश भी करते हैं, वो they give you आपको गाड़ियाँ देंगे, प्लॉट देंगे, आपको वो पर्क्स देंगे, यार्ड्स दिखाएंगे, there are all sorts. और हमारे यंग बच्चा अनफॉर्चुनेटली आजकल टिकटॉक और इस जनरेशन में ना बहुत मटेरियलिज्म इतना हो गया. हमारे टाइम पे वी डिडंट नीड टू बाय आईफोन्स और लाइक 4 लाख का फ़ोन लेना है और ये लेना. लाइफ वाज सिंपल.
मगर आजकल क्या बच्चा तो मतलब मिलियंस की तो उसकी अपनी नीड है, तो उसकी जो उसको नज़र आता है कि इन कंपनियों में हमारी जो नीड्स हैं वो मीट हो रही होंगी। एंड देन वी सी कि पाकिस्तान के जो रोल मॉडल्स हैं वो सिलिकॉन वैली जैसे नहीं है। यहाँ पहिए लगाने में रोल मॉडल है कि आप कैसे यहाँ पे रिश्वत से काम कराएं बाकी। सो यू सी सक्सेसफुल पीपल हु हैव डन इट इन अ रॉन्ग वे। अनफॉर्चुनेटली हमने रोल मॉडल्स नहीं क्रिएट किए अच्छे तरीके। पीटीवी के ड्रामे में भी जो ईमानदार अफसर था ना, वो बेचारा बड़ी गुर्बत की मौत ही मरता था। तो अनफॉर्चुनेटली इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि इट हैज़ बिकम वेरी टफ। और आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं ज़िंदगी में, आपकी जो बेसिक बिलीफ्स हैं, उस पर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है कि शुड आई लाइक व्हेन एवरीवन इज़ यू नो हर कोई पैसा कमा रहा है और दे हैविंग, और आपको लगता है कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ उधर कि मैं यहाँ रुका हूँ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जहाँ पे जो आई थिंक मैंने ये भी सुना कि अब ये कहा जाता है कि शायद करप्शन पाकिस्तान का मसला नहीं है। यू नो इंडिया में तो करप्ट होते हैं, तो वो भी तो तरक्की कर गया। तो करप्शन की जस्टिफिकेशंस भी अब इस तरह की आनी शुरू हो गई हैं कि यार सब फाइन यू नो चलता है, तो आप बेवकूफ़ हैं अगर आप नहीं करप्ट हो। सो आई थिंक a difficult time, but do you think that's so? I mean, I'm trying to understand कि is it because हम prosecute नहीं कर रहे करप्ट लोगों को? Is it because हम इतने एडवांस्ड नहीं हैं कि हम समझ भी सकें कि हमें किस चीज़ को prosecute करना है या नहीं करना? To be very honest, मैं कहता हूँ एक IT इंडस्ट्री है, एक IT कंपनी है, वो आ रही है और वो आके पैसा भी फ्लैश कर रही है, वो नारा भी लगा रही है, वो जो है वो और वो सारी चीज़ें मैकेनिज़म्स होते हैं ना। आप पॉलिटिशियंस के साथ भी ऐसे रखते हैं, आप उनको फीते भी कटवाते हैं, आप यू नो अपने एम्प्लॉयज़ को भी आप जो है वो डिफरेंट चीज़ों में ख्वाब दिखा रहे होते हैं। हाउ डज एक सवाल तो मेरा फिर ये आता है कि शायद जस्टिस सिस्टम हमारा इतना ख़राब है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट साइड के ब्यूरोक्रेट को तो समझ भी नहीं आनी SSN क्या होता है, यू नो ये सही है गलत है, हाउ डू इवन प्रोसिक्यूट, तो क्या तो शायद आपका जो लॉज बने हुए हैं वो आउटडेटेड हैं। दूसरी साइड में मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट तक तो बात तब पहुँचेगी जब बात सामने आएगी इन द फर्स्ट प्लेस। आई फील लाइक कि आई मीन ये अगेन वही वाली बात है कि IT इंडस्ट्री आई नो 10 नेम्स जो कि इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होंगे, एंड आई नो 100 पीपल जो कि इंडस्ट्री के हैं, जो कि वो देख रहे हैं होते हुए, बट वो अपनी बस ड्राइंग रूम में वो व्हाट्सएप पे मुझे बोलेंगे कि यार वो है ना उनसे ज़रा दूर रहना, उनका ये सीन है। लेकिन nobody has the strength to go out there and actually say कि listen ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही। वो थॉट लीडरशिप, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। वो बैकलैश आता है, हमेशा आता है, बट हमारे अंदर वो हमारा जो खासकर जो तमीज़दार आदमी है वो बिल्कुल कहता है यार मैं खामोशी से अपना काम कर लूँ। या फिर आपको लगता है कि जर्नलिज्म का प्रॉब्लम है कि टेक जर्नलिज्म शायद अब रिक्वायरमेंट है। अभी पिछले दिनों मेरी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई जिसपे यू नो एक स्टार्टअप के फाउंडर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि यार एयरलिफ्ट बंद हुआ पाकिस्तान में, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बोला भी ना तो एक स्टार्टअप की कम्युनिटी बनी हुई है, उन्होंने बड़ा बैकलैश, ये ऐसे कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार मुझे मेरी बात सुने, मैं तो नहीं कह रहा कि एयरलिफ्ट बंद होने की मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। एयरलिफ्ट एक पहला स्टेप था, उसके फेलियर हुए, फिर एक और स्टेप आएगा, शायद फिर फेल हो, फिर एक स्टेप आएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन फेलियर से अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे, राइट? सो ये आपने कैसे गेट कीप करके बंद कर ली, आप उसको पूरा पोस्टमार्टम करें, आप अखबार में लेकर आएँ कि यार हुआ क्या, क्या गलतियाँ हुई, क्या नोबडी डिड इट इन बैड फेथ, राइट? सो हमारे यहाँ वो जो इन्फॉर्मेशन का जो गैप है, जिसमें वो शायद जर्नलिस्ट की कमी है कि वो जर्नलिस्ट आए और आके हमें बताए कि यार एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। एक एवरेज स्टूडेंट है, आप कह रहे हैं ना कि बच्चा आईफोन की फ्लैश में जाता है, ठीक है मटेरियलिज्म बढ़ गया, बट बच्चे को क्या पता, वो फास्ट ग्रेजुएट है, उसके यूनिवर्सिटी में वो होता है क्या होता है, वो ओपन हाउस होता है, उसमें सारी कंपनियाँ आई हुई हैं, 10 कंपनियाँ 2 नंबर हैं, उनके सूटेड बूटेड बंदे आए हुए, उसको ऑफर आ रही है 2 लाख की, उसको दूसरे से ऑफर आ रही है 50,000 की, वो 2 लाख लेगा। ही हैज़ एवरी राइट टू डू दैट, राइट? अनलेस मार्केट में किसी प्रेस्टीजियस अखबार ने बताया हुआ हो कि यार वो जो 2 लाख वाले ना ज़रा बच के रहीं, उसके बारे में ये मसाइल हैं। वेयर डू यू सी, लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो यू नो पहले तो बेसिक बात है कि पाकिस्तान में एथिक्स कहाँ पढ़ाई जाती है? किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के
करिकुलम में है ही नहीं। मदरसे मस्जिदों में जाना ही ख़त्म कर दिया लोगों ने, सो मौलवी की कोई बात नहीं सुनता। और तो एक तो हमें सही और गलत, हराम और हलाल की कदर नहीं रही, और इस जनरेशन में उसको घर से जो सिखाया जाना चाहिए वो वैल्यूज़, आई थिंक कि वो काफ़ी डिक्लाइन में। तो हम लोग दूसरे को तो कहते हैं यार वो हराम कमा रहा है, मगर आप खुद क्या कर रहे हैं कभी आपने देखा? तो अपना जायज़ लगता है सबको। डॉक्टर्स को देखें वो क्या कर रहे हैं, वकील क्या कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल भी ऐसी। तो हम तो सारे, और जब आप इनसे पूछें, अब आपने कंपनी का एग्जैक्ट का नाम लिया औरों का, जब वो बच्चे वो मुंह छुपा के मीडिया से जा रहे थे, तो आई मीन नॉट दैट के दे डिडंट नो दे वर व्हाट दे वर डूइंग, मगर वो दे डिडंट केयर, और वो पैसा उनके लिए दैट वाज इनफ। सो एक तो ये कि हमें बुराई की और गलत की पहचान नहीं रही। अपना है तो ठीक है, दूसरे का तो गलत है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक आपने बात की कि हम देखते क्यों नहीं क्या चीज़ सक्सेस हुई, फेल हुई क्या। आई थिंक क्वेश्चन करने पे, सवाल करने पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक हवा है। मैंने कई दफ़ा हुआ कि आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, स्किल्स की बात होगी कि यार ये स्किल्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इसका क्या रिजल्ट है, सक्सेसफुल है या फेलियर है। एंड पीपल, द हेड ऑफ द प्रोग्राम वुड कॉल मी कि यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई आर यू आस्किंग फॉर रिजल्ट्स, तुम क्या चाहते हो नैब आ जाए यहाँ पे, मुझे क्वेश्चनिंग हो, वो क्या तुम में से पर्सनली मेरे मुखालिफ हो? आई एम लाइक वंस वी सी कि क्या सक्सेसफुल है क्या फेल है तो फिर पता चलेगा। थर्डली, मैंने जो अपना गवर्नमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे मेरे एज अ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में, जब हमने काम किया, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन हमने बनवाए और ऐसे काम, उसमें बड़ी रेवलेशंस हुई मुझे, और असल मसले का हल के आप कहें जड़ तक मैं पहुंचा। आई सिंसियरली बिलीव कि किसी भी माशरे में ना 1% 1 or 2% आर रियली जेन्युइनली गुड गाइज who will stand up for the truth or the right thing and fight for it. And there are only 1 or 2% very small group which is genuinely corrupt. और वो corruption करने में they are so committed कि वो and majority of the people, 95% or more, वो भेड़ों की तरह हैं। वो देख रहे हैं कि कौन पावर में है, कौन जीतता है इनमें से, और जो जीत जाएगा वो उसकी तरफ लग जाएंगे। सो हमारे मुल्क में जो करप्ट साइड के लोग हैं वो हमेशा से दे हैव वन, द गुड गाइज वो अपनी बस इज़्ज़त बचा के कोने में बैठे रहते हैं। एंड वन थिंग आई सॉ इज़ दे आर नॉट विलिंग टू फाइट। जो अच्छे लोग हैं वो ठीक है, आपको जैसे सिंगापुर के वो जो फाउंडर हैं ही सेज के मेरिटोक्रेसी की बहुत बात करते हैं कि उसकी बेस पे। सो आई बिलीव कि अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ में मेरिट चाहिए इसके, उसको, और मेहनती होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। जो तीनों चीज़ें हमें नहीं मिलती अपने लीडरशिप में, ईमानदारी तो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग है, वो बहादुरी है, विलिंग टू फाइट फॉर द राइट। और जब वो अच्छे लोग राइट के लिए फाइट नहीं करते, वो अपनी इज्जत बचाते हैं, साइड पे होकर अपनी नौकरी बचाते हैं, तो वो जो बुरा टोला है ना, करप्ट टोला, दे वर्क टुगेदर, एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर एंड दे लुक आफ्टर ईच अदर्स इंटरेस्ट बिकॉज इन देयर इंटरेस्ट, तो फिर वो दे टेक ओवर। और जो 95% अवाम है वो भी फिर बिकॉज दे फॉलो, और फिर हमें लगता है पूरी कौम ही ऐसी है। वेयर एज ओनली मसला ये है कि हमारे जो अच्छे लोग हैं, कोई टिकट कटा के मुल्क से बाहर निकल गया, कोई बंदा कहता है यार मैं अपनी नौकरी बचाऊँ, साइड पे हो जाओ। सो दैट्स द बिग इशू। और जब तक हम अ फ्यू गुड पीपल स्टैंड अप एंड फाइट नहीं करते और मैं भी कुर्बानी नहीं देते, ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। इंटरेस्टिंग। STZA का आपने जिक्र किया, STZA में क्या हुआ और अब वो कहाँ तक पहुँचा है? आई रिमेंबर आई हैड समवन फ्रॉम द STZA टीम over as well. Very exciting vision at the time. For those who don't know, Special Technology Zone Authority थी जिन्होंने Special Technology Zones बनाने थे। And the idea was कि बहुत सारे मसाइल हैं बिज़नेस के पाकिस्तान में, ease of doing business, taxation, so on and so forth, तो आप specific zones बना दें जहाँ पर IT and digital related companies can register and they can get all of those sort of tax breaks and what not जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल होगा और सस्ता ऑफिस स्पेसेस भी अवेलेबल होंगी वगैरह वगैरह। और उसका पूरा जो हमारी पहले बात हो रही थी कि आप इन्वेस्ट किधर करें, तो उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट का भी स्ट्रक्चर था कि आप बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट, आपको IT में आपको पता नहीं है तो आप IT कंपनीज़ के लिए बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर दें, आपको इवेंचुअली IT कंपनी के रेवेन्यू से वहाँ पर रियल एस्टेट की मद में पैसा मिल जाएगा।
बट पिछले 1.5-2 साल में हम उसमें देख रहे हैं कि खामोशी है। वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ का, और हमने सुना कि जी सिस्टम्स की बिल्डिंग को भी STZA बना दिया है और बहुत सारी कंपनियां अब STZA में आ रही हैं। क्या था, क्या हुआ और इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? देखिए, जो कॉन्सेप्ट है ना STZ का, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग्स हैं, STPs हैं, आरफा करीम टावर हो गया, बाकी वो तो रेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। आप कर्ज़ा लेते हैं किसी फॉरेन एजेंसी से, फिर उससे बिल्डिंग बनाते हैं, फिर किराया लेके वो पैसे पूरे करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। पाकिस्तान में बिज़नेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और देयर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और देयर इज़ हरासमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, और इसकी बड़ी डीप रूटेड हिस्ट्री है। आई हैव सीन कि कैसे हमारे जो टैक्स एजेंसीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, दे समटाइम्स काइंड ऑफ हेट बिजनेसमैन कि ये तो चोर हैं, ये तो they look at them in a very bad way. And why? Because since Bhutto's time, जब सोशलाइज किया, नेशनलाइज किया कंपनीज़ को, तो देयर वॉज गोइंग टू बी अ बिग आउटक्राई इन द, तो उन्होंने उसको इन द प्रोसेस दे काइंड ऑफ क्रिमिनलाइज्ड अ लॉट ऑफ बिजनेस पीपल इन माइंड्स ऑफ द मैसेज कि 32 ख़ानदान है, ये मुल्क को खा गए और सारा कुछ। स्टीव जॉब्स ने भी तो, एप्पल ने भी तो $100 अरब से ज़्यादा अमेरिका से बाहर रखा हुआ है, उस पर टैक्स नहीं दे रहे। उनको तो उन्होंने टैक्स चोर और इस तरह के क्रिमिनलाइज नहीं किया, उनको तो हीरो बनाया। बट हमारे मुल्क में वो उनको इन्होंने क्रिमिनलाइज किया, और वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी माइंडसेट आया, और उससे हमारे ब्यूरोक्रेट्स जनरली दे काइंड ऑफ, हमारे लॉज भी बड़े एंटी बिजनेस हो गए और ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट भी एंटी बिजनेस हो गया। और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपके लिए, स्पेशली यंग लोगों के लिए, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे दे हैव टू डील विद नॉट जस्ट द पॉलिसीज़ विच आर वेरी नॉन प्रोडक्टिव, मगर रिश्वत भी है उसमें, और बदमाशी भी है, सब कुछ है। तो मकसद ये था कि हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पोस्ट ब्रिटिश ये बड़े पुराने लॉज हैं, लीगल सिस्टम बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और दे आर नॉट वेरी गुड लाइक वेस्ट। वहाँ पे बिज़नेस करना बड़ा आसान है, और इन पूरे मुल्कों के लीगल फ्रेमवर्क्स को चेंज करना, जहाँ 100 साल पुराने कानून है, बड़ा मुश्किल है। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द एंटायर कंट्री, हम एक पीस ऑफ लैंड आइडेंटिफाई करें, जो जैसे इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, और उन इकोनॉमिक जोन्स का अपना लॉ होता है विच इज़ वेरी बिजनेस फ्रेंडली, और उस पर बाकी मुल्क के लॉज अप्लाई नहीं होते। दैट मीन्स कि आपका छोटा सा सेक्शन ऑफिसर या एक छोटा सा टैक्स ऑफिसर है जिसके ऊपर इतना राइट है कि आपकी कंपनी का आके ताला लगा के चला जाए, उस तरह के काम फिर उधर नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको लीगल प्रोटेक्शन है। एंड हाउ डज़ दैट लीगल प्रोटेक्शन हैपन? वो आती है थ्रू अ लॉ, जो हमने STZ एक्ट पास करवाया। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर होती, पॉलिसी कंटिन्यूटी इंश्योर होती। सो फॉर एग्जांपल, मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजनेसमैन को ये है कि आज गवर्नमेंट एक बात करती है कि 25 तक आपको ये हम बेनिफिट दे रहे हैं, कोई आपकी बात सुन के इन्वेस्ट कर देता है, तो अगले दिन वो कहता है नहीं, ये पॉलिसी कैंसिल होगी। सो STZs में आपको वो कंटिन्यूटी मिलती है, बिकॉज IMF के प्रेशर में ये बाकी मुल्क की पॉलिसीज तो चेंज करते रहते हैं, मगर पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजीज का इकोनॉमिक जोन्स में कंटिन्यूटी की है सिचुएशन। दैट्स वाई जब टैक्स लगे इधर, तो टैक्स एग्जाम्पशन स्टिल एग्जिस्ट इन द टेक्नोलॉजी जोन्स। सो लीगल फ्रेमवर्क है, बिजनेस पॉलिसी कंटिन्यूटी है। एंड देन कॉस्ट, जैसे मैं कहा, रजिस्टर करने की कॉस्ट ही आपकी 15% है, तो लोग रजिस्टर नहीं कर रहे। अब वहाँ पे आप जब इंसेंटिव्स देंगे लोगों को, फॉर एग्जांपल आपको कस्टम्स नहीं है, आपके ऊपर दूसरा टैक्स नहीं है, आपको लैंड बड़ी चीप मिल गई है। सो फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद में एक ऑफिस बनाना है, तो लैंड की कॉस्ट 6 टाइम्स मोर है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट से। तो आई कैन नॉट अफोर्ड अ लैंड, बट आई कैन बिल्ड माई ओन बिल्डिंग। तो अगर मुझे गवर्नमेंट के पास इतनी लैंड है, दे गिव मी अ लैंड, आई कैन बिल्ड माई ओन 3 फ्लोर बिल्डिंग। आजकल तो पूरा मुल्क ही ये बैरियर टाउन के बाद ना 3 फ्लोर के प्लाजे बनाने में एक्सपर्ट हो गया। सो नो बडी नीड्स बिग डेवलपर्स, बिग फैंसी बिल्डिंग्स, वी कैन जस्ट, हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए। एंड देन व्हेन यू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, एक क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम उसको कहते हैं, उससे फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनफोर्समेंट आसान है, इंसेंटिवाइजेशन आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुल्क में इंटरनेट बंद हो गया, राइट? पहले भी हुआ था, डार्क हो गया पूरा मुल्क। IT कंपनी है, गोरा बैठा है, वो कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये लोड शेडिंग होगी इंटरनेट की।
तो आप मुल्क में अगर स्कैटर्ड बैठी हुई IT कंपनीज, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट दम। मुल्क की रियलिटी ये है कि यहाँ इंटरनेट ने बंद होना है और लॉ एंड ऑर्डर इशू आ गया तो यू आर नो वन। तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट कि ये कोठी जो है यहाँ पे IT वाला बैठा है, इसको बचा लो, उस फलानी बिल्डिंग के उस फ्लोर पे उधर ना जाए, नेट जाएगा तो सबका ब्लैंकेट जाएगा, इस तरह बिजली जाएगी, सबकी जाएगी। तो अगर एक जगह पे हैं, बिकॉज यू हैव अ फिजिकल काइंड ऑफ प्रेजेंस ओवर देयर और वहाँ पे थोड़ी सी इन्फोर्समेंट आसान है, तो यू कैन एंश्योर कि यहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं जाएंगे, बाकी पूरे मुल्क में चले जाएंगे। तो इसी तरह आपने अगर इंसेंटिव देना है, कस्टम्स ने कहा कि फ्री कस्टम्स है, आप जो मर्ज़ी इंपोर्ट कर लें, मैं जो मर्ज़ी मंगवाऊँगा वो विद इन दैट कन्फाइंड रहेगा, मगर अगर मैं कहीं और आगे पीछे बिल्डिंग में हूँ तो मैं मार्केट में बेच दूंगा जाके। और हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमने एथिक्स की बात की, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे इस इकोसिस्टम को तो अब्यूज़ होंगे सारे बेनिफिट्स। सो व्हाट वी बिलीव इज़ कि इसको दुनिया भर में इकोनॉमिक जोन होते हैं फिज़िकल एक जो एरिया में, यू कैन हैव 3 फिज़िकल एरियाज इन अ सिटी, बट इन्होंने अब जो एक बहुत गलत डायरेक्शन में चीज़ जा रही है वो वर्चुअलाइजेशन ऑफ STZs, कि लोग कह रहे हैं कि जी हम जिधर घर में बैठे हुए हैं, प्लाजो में बैठे हुए हैं, आप वहीं हम रजिस्टर करें, आप हमें स्टेटस दे दें। हाउ डज दैट वर्क? वर्चुअल इकोनॉमिक जोन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। हाउ विल यू एंश्योर कि यहाँ से अब्यूज़ नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा? और जो स्टेट बैंक, FBR, कस्टम्स, वो जितना वो आप कह लें कि गर्दन पे सांस ले रहे हैं ना IT सेक्टर में, हाँ जी हमने आपको ये फैसिलिटेशन 50% अब $1 बिलियन ग्रो करके दिखाएं। सो द मोमेंट दे सी सम स्लिपेज, सम फ्रॉड गोइंग ऑन, उन्होंने सारे इंसेंटिव्स ख़त्म कर देने। सो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा गलत डायरेक्शन अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वर्चुअलाइज करेंगे, और साथ ही उसमें जिस तरह के फ्रॉड होंगे, आई नो NGOs जो IT कंपनियों के तौर पे रजिस्टर करने की कोशिश कर रही हैं, आई नो अकाउंटेंट्स जो अपने आप को स्टार्टअप कह के वो दे सो पूरी इकॉनमी हमारी IT बन के रजिस्टर किया होगा और स्लिप पे जो रही होंगी। सो आई बिलीव कि STZ में जितना एक वन विंडो सोल्यूशन था टू ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, और वो इट हैड अ पोटेंशियल टू गिव अस 200-300% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। आफ्टर दिस वर्चुअलाइजेशन डायरेक्शन जो कि ये लोग ले रहे हैं, आई थिंक दिस विल वेरी क्विकली डाइट सोन, मतलब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और मुल्क में नए किस्म के मसले और फ्रॉड और करप्शन ये सारा कुछ दोबारा शुरू हो जाएगी। IT इंडस्ट्री के बारे बहुत क्रिटिक आता है कि वो जो डॉलर है वो अपना पार्क रखते हैं बाहर। ये होता है ना आपका टेक्सटाइल और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इनवॉइसिंग होती है, वो कस्टम्स पे आप देख लेते हैं कि यार क्या कितना माल जा रहा है, उसके ऊपर इनवॉइस है, उसके ऊपर वो सर पे होते हैं कि यार 20 दिन के अंदर अंदर पैसा पाकिस्तान में ड्रॉप होना चाहिए बड़ा वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर जिसमें आप अंडर इनवॉइस करके यहाँ से करो और फिर आप कुछ पैसा वहाँ पार्क कर लो। मोर ऑफन देन नॉट वो पैसा पाकिस्तान आके पार्क हो रहा होता है, फिर वो दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू मूव दैट मनी अब्रॉड अगेन। बट IT में वो सीन नहीं है। IT में आपको कोई आइडिया नहीं है कि यार एक कंपनी है वो $1 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है, $5 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है, $50 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है, और वो होल्डको बनाई हुई है उसने, और वो एक्चुअल में सारा बिजनेस वहाँ पे करती है, और होल्डको जो है वो एज अ सब्सिडियरी पाकिस्तानी कंपनी के साथ बिजनेस करके तो लेट्स से कि वो $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें वो $2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लोकल कंपनी के साथ करके सर्विसेज की मद में वो पैसा भेज देंगे। 8 लाख जो है वो लेट्स से दुबई में या केमन आइलैंड्स में पार्क हो रहा होगा। अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है कि एक तरफ से क्रिटिक तो ये आती है कि जी देखें ज़रा वो करना चाहिए। अगेन मोरालिटी की बात आती है, मोरालिटी के ऊपर दुनिया नहीं चल रही, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से जो वो कहते हैं कि यार अगर हमारी होल्ड को बनी हुई है, हमने लीगली अपने आप को पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ठीक है हम इस तरह काम कर रहे हैं, और जब आपने हमें प्रोटेक्शन ही नहीं दी हुई तो वो उसके ऊपर वो शो डालते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अभी रिसेंटली उमर साहब ने पॉलिसी गाइडलाइन भी की, उन्होंने कहा जी हमने 50% वो कर दिया है कि अगर आपकी कॉस्ट है। और IT इंडस्ट्री की जब मेरी पहले बात हुई थी तो वो हमेशा ये कहते थे कि यार हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल $1 मिलियन ड्रॉप हो रहा है तो पूरा यहाँ पे ड्रॉप करने का मतलब ये है कि मैंने PKR में ड्रॉप कर दिया। अब आपकी एक एक्सट्रीमली वॉलेटाइल फॉरेक्स मार्केट है, डॉलर जो है वो 150 से 200 रुपये पे गया और मेरी सडनली जो है जी उसकी वर्थ गिर गई। तो पहला तो ये है कि जी मुझे जो डॉलर ड्रॉप होना है वो मुझे डॉलराइज्ड ड्रॉप रखना है उसको बैंक में।
दूसरा ये मसला ये है कि मुझे सेल्स के लिए सारे बाहर लोग चाहिए, मतलब मैं कोई बैठ के फ्रीलांसर या उसकी वेबसाइट्स पे नहीं गुजारा कर रहा, मैं आई एम बिग प्लेयर। मेरे तो स्वीडन में, यूरोप में, अमेरिका में सेल्स के लोग हैं जो 1.5-2 लाख डॉलर की सैलरियों पे। अब मेरा पैसा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उस पैसे को मैंने वहाँ पे उसकी सैलरी पे के लिए भेजना है, तो इट्स अ नाइटमेयर। पाकिस्तान में मूवमेंट ऑफ मनी इज़ अ नाइटमेयर, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। तो उसके ऊपर उमर साहब ने पॉलिसी गाइडलाइन दी कि जी अब आप 50% ऑफ योर कैपिटल आप जो है वो डॉलराइज्ड रख सकते हैं और उसमें से आप उसको रिमिट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और उसमें जाहिर है कि आपने जिस तरह बोला कि 60% तो वैसे ही पेरोल पे जाता है, तो ठीक है $1 मिलियन है, 60% आपका पेरोल पे गया, 40% इज स्टिल 50% इज़ मोर देन 40% जो रिमेनिंग है वो आपने डॉलराइज रखा हुआ है, वो आपने लोकल यूज़ करना है फॉर रेनी डेज या आपने रेमिट करना है, उसकी पॉसिबिलिटी है। हाउ डू यू सी दैट पॉलिसी गाइडलाइन? एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दैट पॉलिसी अलोन हैज़ अलाउड फॉर कि जी उमर साहब का ट्वीट था कि IT इंडस्ट्री ने पैसे पार्क किए हुए थे, अब वो फाइनली इसकी वजह से वापस लाना शुरू हो रहे हैं और हमारी उसकी वजह से 9% की ग्रोथ हमने देखी है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई, उस पॉलिसी का कोई इफ़ेक्ट है इस तरह का। और उसकी वजह यह है कि पहले भी 35% अलाउड था और 35% रिटेंशन में एक्चुअल जो रिटेन हो रहा था वो 8% था। सो 8% पहले ही वो 35% भी पूरा नहीं हो रहा, तो 50 करके कोई फ़ायदा उसका मुझे नहीं नज़र आता। यू नो दिस डिमांड वाज ओनली फ्रॉम अ वेरी फ्यू कंपनीज, 3-4 होंगी, 5 होंगी जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में IPO किया हुआ है, एंड दे वांटेड टू टेक दैट मनी जो कि IPO आप करते हैं तो टू टेक इट अब्रॉड एंड बाय अदर कंपनीज। फाइन, आई मीन दैट मेक्स सेंस, बट इन्होंने तो जो 50% को अलाउ किया है स्पेंड करना, दैट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, और उस क्रेडिट कार्ड पे आप कंपनियाँ नहीं बाय कर सकते, ओनली यू कैन पे फॉर सम क्लाउड फीस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे इससे फ्रीलांसर्स को तो कुछ एक ईज़ ऑफ वर्क मुझे नज़र आता है, मगर यू नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ IT कंपनीज़ के बाहर कैसे पे करना है। उनके इंटरनेशनली सारों की ऑफिसेज हैं, यू नो दिस स्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेसेस इंटरनेशनली, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, यू कैन डू इट लीगली। तो एक बंदा जिसने बाहर के पैसे कमाए हैं एंड ही कैन ईजिली स्पेंड इट अब्रॉड, वो जस्ट बिकॉज के 35 से 50 हो जाएगा वो क्यों लेके आएगा था। इवन दो आई बिलीव कि बाहर जितने टैक्सेस हैं, अमेरिका में आपने रखे हुए हैं तो वहाँ पे टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको। पाकिस्तान में तो टैक्सेस आर वेरी मिनिमल, 0.25% है। इट्स नॉट अबाउट द सो मसला टैक्सेस का नहीं है, मसला इवन टेकिंग इट अब्रॉड का उतना ज़्यादा नहीं है। असल मसला ये है कि जिस तरीके से हरास किया जाता है, द वे, जैसे मैंने आपको कहा, जो भी लीगली अपने आप को अबव द फोल्ड लेके आता है, रजिस्टर रिपोर्ट करता है, उसके साथ बाद में क्या होता है, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। सो आई थिंक हम सुपरफिशियल चीज़ों को डील करें। 35 से 50 कर दिया, उसका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है। रियल इम्पैक्ट इज़ गोइंग टू बी through ensuring policy continuity, through ensuring ease of doing business, through ensuring, especially ensuring the skill development, not the basic level, but real kind of developers and coders in the age of AI. आपको हाई एंड टैलेंट को प्रोड्यूस करना है। सो ये असल मसले हैं डील करने के, पाकिस्तान के इमेज को डील बेहतर करना है, मार्केट एक्सेस इंश्योर कराना है, ये मसले हैंडल करने के। ये स्टेट बैंक से वो भी उन्होंने 3 महीने के लिए दिया, फिर 4 महीने बाद फिर वापस कर देंगे, नई गवर्नमेंट आएगी तो यू वॉन्ट सी एनी रियल इम्पैक्ट ऑफ दैट। I want to talk about, you mentioned the age of AI, right? And I want to sort of change the conversation a little bit. इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें ना, तो IT इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वी रियली बिगिन टू club everything together. Anyone who's literally working on a laptop essentially becomes part of the IT industry. हालांकि जो conventional thought थी, और उसी की वजह से हम IT और freelancer को हमेशा साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। हालांकि freelancer is a way of doing business, right? So वो मैं freelancer हो सकता हूँ as an accountant as well, और मैं किसी बाहर के बंदे के लिए accounting का काम कर रहा हूँ पाकिस्तान से बैठ के, और मैं freelancer हूँ। या मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता हूँ, या मैं एक डेटा इंजीनियर हो सकता हूँ। पहला तो आई वॉन्ट यू टू सॉर्ट ऑफ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द IT सर्विसेज इंडस्ट्री एंड IT enabled जॉब्स, क्योंकि आने वाले वक्त में व्हाट आई डू सी इज़ कि जो डिजिटल जॉब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेडिकली इंक्रीज़ करेंगी, जहाँ पर मैं अब ऑलरेडी देख रहा हूँ कि बड़ी बेसिक सी है ना, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं आपके, वो हैं क्या कहते हैं उसे, पर्सनल शॉपर्स हैं अमेरिका के अंदर,
पीपल आर सो बिजी, उन्होंने वो एक वर्चुअल असिस्टेंट पर्सनल शॉपर रखा हुआ है, वो उसको मैसेज करते हैं, उससे वो हो जाता है. अब तो खैर वो AI उसको डिस्टर्ब कर रही है, बट वन वे और द अदर यू हैव दीज सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग जॉब्स दैट आर इमर्जिंग, एंड शायद मेटावर्स के अंदर वो और ज़्यादा इमर्ज करें. But they're not essentially IT or IT services jobs. These are very separate jobs done digitally. So first of all, अगर आप उसको differentiate कर सकें, ताकि वो जो graphic designer बैठा कह रहा है ना कि I don't agree with you. You as a graphic designer, you're part of a separate industry. जब आप freelancers की बात करें, आप एक बिल्कुल different चीज़ की बात करें. I want you to sort of differentiate that for me. So I would say एक वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं. Essentially वो मोस्टली कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज होंगी या इस तरह की. एंड देन देयर आर पीपल हु आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर और उसको यूज़ करके दे आर गेटिंग समथिंग डन. सो जिसको हम कहते हैं IT एनेबल्ड सर्विसेज. सो IT एनेबल्ड में आप करीम ऊबर को भी ले लें, वो उसको जो ड्राइवर है, फूड पांडा से लेकर, यू टॉक अबाउट कॉल सेंटर इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज, अब तो एडिटिंग और कॉन्टेंट एंड सो मैनी मोर न्यू इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन. सो आई वुड से कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट इट्स कोर है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगी, क्योंकि नाउ ऑल दीज जिसने AI बनाने वाले लोग हैं दे आर रिक्वायर्ड. और अब ये लोग किन लोगों की नौकरियां खा रहे होंगे? जो लोग इन दी एंड ये लो एंड का काम कर रहे हैं, जो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर ऊबर है, ऊबर में ड्राइवर्स आर द IT एनेबल्ड वर्कर्स, बट वो ऑटोनोमस कार्स जब चलेंगी तो सारे ड्राइवर्स बेरोज़गार हो जाएंगे. सिमिलरली आई ऑलरेडी सी कि AI कॉल सेंटर्स में AI का यूज़ इवन पाकिस्तान में होना शुरू हो गया. सो अभी तो वो कहते हैं यार इंग्लिश इनसे सही नहीं बोली जाती, तो वो बटन दबाएं और इंग्लिश वो खुद ही बोल लें. बट नाउ अब ChatGPT के बाद अब वो भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. सो आई वुड से कि गोइंग फॉरवर्ड कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट IT जॉब्स आर गोइंग टू एक्सप्लोड. जो लो एंड की जॉब्स हैं, चाहे वो आप फ्रीलांसिंग में देखते हैं, चाहे आप देखते हैं जो IT enabled BPO, a lot of that is going to be automated through AI. So these are two different kind of things. And for the average user, जब वो आज देख रहा है, and I know a lot of freelancers are going to be watching this, who are doing fairly well right now, you know, $1,000, $2,000, बहुत अच्छा पैसा है पाकिस्तान में. Do you think they should be worried? You know, these people, again मैंने freelancer बोला, तो freelancer not in the IT space but IT enabled space, right? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, वीडियो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, SEO कंटेंट दिस और दैट उसका काम कर रहे हैं. यहाँ पर जो डिस्ट्रप्शंस आने वाली हैं, do you think they should be worried? And if they should be, then what would you recommend they should be doing right now to make sure कि वो अपने आप को future proof रख सकें? So you know, it's a no-brainer. A lot of these jobs are not going to be there in very near future. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Uber, when it came in, they spent heavily on the drivers और they paid so well कि लोगों ने जो अच्छे ऑफिस में भी काम कर रहे हैं ना, उन्होंने साइड पे गाड़ियाँ चलानी शुरू कर दी. बट वंस उनकी सप्लाई पूरी हो गई on how many drivers they needed, they started to squeeze the drivers and bring the amount of money they were making downwards. तो जो आज ऊबर का बंदा कमाई कर रहा है, 2 साल पहले वो ज़्यादा कमाई करता था. और दे आर गोइंग टू कीप ब्रिंगिंग इट डाउनवर्ड्स अनटिल वो कॉस्ट ज़ीरो हो जाए, बिकॉज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऊबर की तब है जब ये सारी गाड़ियों में ड्राइवर की कॉस्ट निकल जाए और वो उसको AI के थ्रू कर देंगे. सो सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स को ले लें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. पहले होता था कि एक फ्रीलांसर ने आपने शुरू किया, आपने फिर 3 और लड़के रख लिए और आप एक एजेंसी बन गए, एक MSME बन गए. उसके बाद आपने ग्रो किया, आप दरमियानी कंपनी बन गए, अब आपके इतने कॉन्टेक्ट्स हो गए हैं कि नाउ यू स्टार्ट टू बी अ गुड कंपनी. नाउ दीज फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस want to discourage making new companies. वो चाहते हैं कि आपकी जो एंड वर्कर है वो कम से कम कॉस्ट पे उन्हें मिले. सो दैट्स वाई दे डू नॉट अलाउ यू टू क्रिएट एजेंसी नाउ. वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि अपने हर बंदे का अकाउंट बनाएं. तो उससे होगा ये कि फ्रीलांसिंग में तो सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी और क्योंकि डिमांड AI के थ्रू कम होनी शुरू हो जाएगी तो ये आपकी पे ग्रेड नीचे आना शुरू हो जाएगा. सो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि व्हाट दे से के future skill, real future skill is to be able to learn new things. So I think good that they are freelancing and making good money, but they should also always keep a 5 years outlook. मुझे अगले 3 साल में क्या नई एरिया में जाना है जो कि नया इमर्जिंग है. So maybe अभी वो सिंपल लेट से कोई BPO कर रहे हैं, they look into कि AI की related BPO क्या है. So maybe उसमें वो टैगिंग शुरू कर दें, वो और काम.
and slowly move into that area. So अपने आप को रीस्किल करते रहें. I think freelancing gets you entry into the market, but this is not where you should sit in your comfort zone. आपको नई नई चीज़ें learn करनी है. I think this money also enables you कि आप you can do some high-end courses and get into a formal coding. Anyone can learn coding even at later ages. कोडिंग सीखें. आजकल तो स्कूलों में भी वो कहते हैं कि एवरीवन शुड कोड. जनरल इलेक्ट्रिक की मैं एग्जांपल दूंगा. उन्होंने अपने आप को कहा कि हम डिजिटल कंपनी है, वी आर नॉट अ इंजीनियरिंग कंपनी. एंड दे रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर CEO टू एवरी सिंगल पर्सन कि वो कोडिंग को सीखें. सो आई थिंक कि हमारे फ्रीलांसर्स को भी इवेंचुअली दे शुड मूव अप द वैल्यू चेन, नॉट स्टे कंफर्टेबल वेयर दे आर, बिकॉज future does not look good that way. You just came back from Saudi. You had a few exciting meetings there. I want to talk about अगर मैं 7-year 10-year cycle रखूँ 2030 2035. I like to look at macros and see कि यार आने वाले वक्त में क्या होगा. पहले मेरा macro ये कहता था pre ChatGPT and the AI sort of extravaganza that started recently. मेरा macro ये कहता था कि यार यूरोप has an aging population, average age of 49, जो कि over the next decade is going to increase even further. And as they reach 60, so that essentially means that half of their population will require old age benefits or support, and half would be working age, or even less than half because children will be there as well. And so it's a no-brainer कि वहाँ पर जो है वो immigration भी support होगी, इवन तो वहाँ पे नेशनलिज्म एंड वो सारा कुछ फैला हुआ है. बट अगर उन्होंने अपने आप को सस्टेन कराना है तो दे नीड द वर्क फोर्स. अच्छा, डिजिटल ने ये कर दिया एटलीस्ट कि उन्होंने ये कहा कि यार एटलीस्ट जो डिजिटल का काम है वो हम आउटसोर्स कर देंगे, तो हमें बंदों को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है. हमारा कल्चर इम्पैक्ट होता है, हमारी डेमोग्राफिक इम्पैक्ट होती है. बट इवन उससे फर्दर ये हुआ कि ओवर द लास्ट 1.5 year वी सॉ सर्टन चेंजेस विद इन दी टेक्नोलॉजी एंड द AI स्पेस, जिसमें आपको ये रियलाइजेशन हुई कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको शायद वर्कफोर्स की वो ज़रूरत ही ना पड़े. और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा यूरोप का पुश इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि यूरोप के लिए इट्स अ लाइफ लाइन, राइट. दे नीड कि उनका एक जहाँ पे उनको 10 कोडर चाहिए थे, वहाँ पे उनको उस पॉइंट पे पहुँचना है जहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो 10 कोडर्स को रिप्लेस करे और वो बस AI के साथ इंटरेक्ट करके प्रोग्राम बनाए और उसको मार्केट में लॉन्च करें. सिमिलरली बहुत सारे और एरियाज़ के अंदर मैं देख रहा था कि टेस्ला का जो ऑप्टिमस 2 है, इफ़ एनीबडी इज़ वाचिंग इट, तो इट्स फोकस टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग. एंड वो पहले रोबोट को इंडस्ट्री में लेकर जा रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि यार इन अ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट जहाँ पर ऑलरेडी ये नैरेटिव फैल रहा है कि हमने अपनी प्रोडक्शन अपने पास रखनी है, हमने रिलायंस ख़त्म करनी है, वहाँ पर आप जो है वो ऑटोमेशन लेकर आएँ रोबोटिक्स के थ्रू और आप फैक्ट्रियाँ बनाएं और आपको बाहर से बंदे बुलाने की ज़रूरत नहीं है. जिसको देख के अब जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार यू नो व्हाट, लाइक हमने बिकॉज दीज वर दी मेजर इकोनॉमीज़, हमने हमेशा ये सोचा, इवन आज भी पाकिस्तान की पॉलिसी की डिस्कशन होती है तो हमें हमेशा ये होता है यार अमेरिका को परेशान नहीं करना क्योंकि सारा एक्सपोर्ट अमेरिका होता है. बट 10 साल बाद क्या हो रहा होगा, 15 साल बाद क्या हो रहा होगा, और उस 15 साल बाद के आउटलुक के अंदर अगेन यूरोप इज़ in deep recession because of the Ukraine-Russia war. US का हमें नहीं पता कि in a multipolar world how will maybe post Donald Trump in November 2024 America will react to the globalization that we've seen over the last 50 years. उस context को मद्देनज़र रखते हुए I genuinely feel like we should be looking at other markets. But when I speak to people in Pakistan, they're very comfortable. उन्होंने दिमाग में बनाया हुआ है कि नहीं यार पैसा तो अमेरिका से आता है, अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्राइवर, अमेरिका इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, मार्जिन कॉल वहाँ पे अच्छी है, हमारे बिजनेस केसेस बने होते हैं कि यार वो $3,000 आएगा तो हम काम करेंगे, यू नो हम 2,000 1,500 उस पर ना जाए. हालांकि आने वाले वक्त के अंदर आप आसियान को देखते हैं तो दैट्स अ $5 trillion इकोनॉमी, राइट. कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही है जिसका आप पार्टिसिपेंट हो सकते हैं. आप मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को देखते हैं, दैट अगेन इज़ अ $5 trillion इकोनॉमी विद अ वेरी लो पॉपुलेशन, सो दे नीड दैट प्रोडक्टिविटी एज वेल. आई फील लाइक कि पाकिस्तान में we're still not future proofing ourselves in terms of going after the business. We see Indians do that very well. You go to Saudi, the Indians are everywhere, and they're selling services. Pakistanis aren't. What would you say to that in terms of diversifying your own
sort of sales supply chain, particularly when you may have to take sort of pay cuts in the shorter term. Maybe you're not looking at profitability. Maybe you're making sure, yaar, let's get the foot through the door. Let's build a presence there so that 10 years later, when the markets have changed, we can actually utilize that. So interesting, आपने शुरू में बात की यूरोप की एजिंग पॉपुलेशंस की, and for the same reason Japan has asked for 100,000 programmers from Pakistan and Germany has asked for 300,000. So और ये countries traditionally they don't accept foreigners. Or interestingly, Pakistanis are not going in these countries because of the language barrier. I think China is a huge opportunity as well, but again, language barrier is a huge one. Or I don't see Pakistanis putting a lot of effort towards learning even a new language. I think just learning a language can mean so much for you. But I think ठीक है, American market is like 60-70% of the global market, so it definitely holds a strength. Even when you go into the Saudi, अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं compared to अमेरिका से आ रहे हैं, तो वो they rate Americans number 1, फिर ब्रिटिश हो जाएंगे. So Pakistani Indians are like way down in the list. सेम गाय अगर मैं अमेरिकन पासपोर्ट में दिखा दूंगा तो मेरी सैलरी 3 times मोर होगी. सो आई थिंक उसमें वैल्यू तो है कि आपको जो एक मैच्योर मार्केट है वहाँ पे व्हेन यू प्ले और वहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करते हैं और वहाँ से फिर आप इन इमर्जिंग मार्केट्स में आते हैं. बट लुकिंग एट सऊदी, आई थिंक इट्स डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स. इट्स सच अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग इन द विजन 2030 that even Americans and all of the West is now running towards Saudi because उनकी अपनी मुल्कों में उतनी growth नहीं है. And what they're doing is so futuristic. और AI की authority को खुद जो है उनके MBS is leading the charge himself. That shows कि वो how serious they are into it. So those countries that are investing into AI, China, Saudi, of course, America is always going to be there, are the places to be right now. ठीक है, आप आज जाएंगे तो today you may not have a huge opportunity. आपको वहाँ जो लोग आज जा रहे हैं तो they are going at opportunity cost because opportunity cost there is lower. But 5 साल बाद जो opportunity है they want to cash in on that. So I think yes, even दुबई से comparison में अभी वो लगता है कि इतनी business maturity उधर नहीं है. बट आई थिंक इट्स फास्ट इम्प्रूविंग. दुनिया में काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स कम अज़ कम रीजनल हेडक्वार्टर्स मूव कर रहे हैं वहाँ पे. एंड देयर इज़ अ पॉलिसी ऑफ साउदीजाइजेशन, सो यू कैंट जस्ट लाइक सिट इन पाकिस्तान एंड do business in Saudi. You have to be there. But as long as you are willing to make that kind of commitment to the Saudi, I think it's easier as well. वहाँ का जो एक इस्लामी कल्चर है, I've still seen कि वो लोग पाकिस्तानियों की इज़्ज़त भी करते हैं. आई थिंक मैंने देखा कि शायद मिलिट्री की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे काफ़ी उनका सारी मिलिट्री पाकिस्तान से रन होती है. सो देयर पीपल रियली रिस्पेक्ट पाकिस्तानी पीपल. और जो रिलीजियस एफिनिटी है, पाकिस्तानीज लव टू गो देयर एज वेल. सिर्फ 2-3 घंटे की ट्रैवल है. आई थिंक ह्यूज रीज़न इस वक्त जो ये ओपनिंग है ये शायद 2-3-4 साल की है बस. इसके बाद जितने इंडियंस वहाँ आ चुके होंगे तो we will lose it as we lost Dubai. I wanna talk about Indians and I wanna talk about the culture of work culture that they bring in with them. And I've really tried to understand why that's so. And this is something जो कि आप किसी भी IT वाले बंदे से बात करेंगे, किसी IT प्रोफेशनल से बात करेंगे तो वो उस चीज़ को वेट करेगा. पाकिस्तानी नवाब है, राइट? सो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी जॉब पोजीशन के अंदर आप चाहे मलेशिया में कर लें, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं. a lot of people might not know this, but a lot of Pakistanis are going to Malaysia these days. There's a lot of opportunities for jobs there. दुबई में भी यही सिचुएशन है. मैं एवरेज किसी पाकिस्तानी को उठाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि यार दुबई में ये अपॉर्चुनिटी है, काम करना है. वो कहता है जी कितना पैसा है? वो कहता है यार कम से कम 20,000 दिरहम हो तो मैं आऊँगा, वरना मैं पाकिस्तान में 2.5 लाख रुपये लेता रहूँगा. ठीक है, दोनों में डिस्क्रिपेंसी देखें. 20,000 दिरहम कहता है 16 लाख रुपए. पाकिस्तान में मैं 2.5 लाख रुपए लूँगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान की कंफर्ट से नहीं निकलना. अच्छा, आप किसी इंडियन से मिलेंगे ना जो कि उसी लेवल की एक जॉब कर रहा है, वो 8,000 में भी कर रहा है, वो 9,000 में भी कर रहा है, वो 10,000 में भी कर रहा है, वो 8,000 में करके अपनी फैमिली को पाकिस्तान में भी रख रहा है. देयर इज़ अ सर्टन
ग्रिट दैट द इंडियन ब्रिंग्स टू द टेबल. पाकिस्तानी जो है वो कहता है जी मुझे मिनिमम पाकिस्तानी नवाब है. अच्छा, मैंने इसके बारे में सोचने की बड़ी कोशिश की कि क्या वजह है ऐसी, क्या पाकिस्तानी क्यों इतना नवाब है. मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि इंडिया ने ना जो एक चीज़ बहुत अच्छी की, चाहे वो सोशलिस्ट थे चाहे वो जो भी थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया था. उनका जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है फ्रॉम द ग्रास रूट टॉप डाउन, वो बहुत अच्छा था. उसी के ऊपर उन्होंने अपना एक हायर एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसकी वजह से उनके एजुकेशन इन माई ओपिनियन इज़ द ग्रेट इक्वलाइजर. यू कैन कम्पीट इन ड्रेसिंग, यू कैन कम्पीट इन हेयर एंड दिस एंड दैट, बट जब एजुकेट आप सेम लेवल पे हो जाए ना, तो अब इससे ₹1.5 का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू जनरेशन सेम हो जाती है. आपका जो एवरेज इंजीनियर, मैं पहले टेराडेटा में होता था, हमारे इर्द गिर्द जो टेराडेटा पाकिस्तान की बड़ी अच्छी कंपनी कंसिडर होती थी, और उसमें बच्चे आते थे फास्ट के, नस्ट के, हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के. टेराडेटा इंडिया में IIT को तो भूल के भी नहीं, IIT तो सीधा अमेज़ॉन की बात करता था, या उसके भी सेकंड टीयर. टेराडेटा इंडिया में थर्ड टीयर आ रहा होता था, जो कि जब आप उन लड़कों का पूछते थे कि वो किन इलाकों से आए हैं, तो वो लिटरली लोअर मिडिल इनकम इलाकों से, बट दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, एंड सो फॉर देम टू गो. अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती थी कि पाकिस्तान से लड़का जाएगा, इंडिया से जाएगा. पाकिस्तान से लड़का जा रहा था तो उसको पाकिस्तान की सैलरी मिल रही होती थी, वहाँ पे होटल रूम मिल रहा होता था, और $20 दिन का मिल रहा होता था. वो कहता था यार $20 का मैं क्या करूँगा, इतने का तो मेरा कुछ भी नहीं आता. इंडियन कहता था $20 राइट. सो वहाँ पर अगेन वो डिमांड सप्लाई का शायद ये मेरा हाइपोथेसिस है कि शायद, क्योंकि सप्लाई साइड हमारी अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो कहती है कि यार हमें क्वालिटी का बच्चा चाहिए, तो वो स्कूल सिस्टम से जो ऑलरेडी एक सर्टन बैकग्राउंड का आया हुआ होता है, वही बच्चा IT में आता है, वही बच्चा आगे ऊपर जाता है, तो वो बच्चा प्लग नहीं हो पाता. बट सम हाउ, और वो जो इंडियन है ना, जो ग्रास रूट से आया हुआ है, ये मतलब नहीं कि पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारेगा. वो 8,000 में दुबई में कदम रखेगा, 8,000 में उसको 2 से 3 साल में वो गेम समझेगा, उसने पूरी इंडियन कम्युनिटी से दोस्ती यारी रखी हुई होगी, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक इंडियन जानने वाला उसको एक अच्छी कंपनी में 18,000 पे भी पहुंचा देगा. लेकिन पाकिस्तानी पूरी ज़िंदगी 2.5 लाख में गुजार के ना रोता रहेगा कि यार ये देखो ज़रा मेरा हुआ है. एंड दैट्स नॉट जस्ट विद इन दी scope of individuals working. This is also happening in the business side as well, where they're constantly worried about कि यार मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी एक सर्वाइवलिस्ट मेंटालिटी ऐसी है, हो गई है कि हमें फ़ौरन पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मैं टाइम नहीं लगा रहा, मुझे इतनी मार पड़ी हुई है. कि जब आप मिडल ईस्ट में आते हैं, आप बहुत सारी और इकोनॉमीज़ में आते हैं, तो आपको शायद वो वाली मार्जिन कॉल्स ना मिले जो अमेरिका में मिल रही हैं. लेकिन आप घुसें तो सही, आप फारिग बैठने के बजाय आप अपॉर्चुनिटी तो निकालें. आप एज अ बिज़नेस ओनर, अगर आपकी सारी की सारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट वो पेरोल में जा रही है, तो इट इज़ नॉट अ वेस्टेड टाइम. यू आर क्रिएटिंग नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स दैट अगेन, लाइक यू मेंशन्ड, विल हेल्प यू बेनिफिट 5 years from now. बट वो मिसिंग है. व्हाट आर योर थॉट्स? So I recently went to China. So अच्छा, how was that, by the way? mind-boggling. I mean, I'm like, मैं शंजन गया, felt like a futuristic city where we're at, and I think West से तो वो बड़े आगे निकल चुके हैं already. अच्छा. Yeah. I mean, and the people as well, not just the infrastructure. Yeah. I mean, people, you see affluent people, you see money they're making and all. And that's incredible though, right? Like it's 30 years, you've changed an entire nation. Yeah, billion people. Yeah, crazy. So, and you know, one of the things I saw was the work culture there. मैं salaries पूछ रहा था, the salaries were quite high. But you know, the amount of productivity these guys have. He said कि आम तौर पे एक 6 दिन तो हर बंदा काम करता है full time. Like full time means 12 घंटे. Like there's literally sleep in office as well. वहीं से जिम जाते हैं. कहता है a lot of people work 7 days a week, 12 hours a day. No nation on earth can compete with that, you know. Yeah. So they come with that work culture and take over everyone because they have this en masse उनकी populations में ये, और ये उन्होंने बनाया through their massive companies. जो सर्विस सेक्टर उनका था, उसने इन लोगों को ट्रेन किया. 30 साल पहले ये लोग इतने कोई प्रोडक्टिव नहीं होते थे. एक टाइम पे तो नशेई लोग, हाँ, ओपीएम का, हाँ. Yeah, but you just see the transformation. So the possibility is definitely there. Yeah, but then आप इंडियंस को देखें, so Indians are not as मेहनती तो नहीं है, मगर उनमें you know they don't have that kind, उतना एटीट्यूड नहीं है जितना पाकिस्तान में.
तो देर लाइक उसको कहते हैं सर झुका के काम करते हैं. हाँ. सो गल्फ में आई हैव सीन कि यहाँ पे ज़रा सर झुका के काम करने वाले की वैल्यू ज़्यादा है. यस सर काइंड ऑफ अ मेंटालिटी के ठीक है. तो उससे होता ही है कि मैं उससे टैक्सी वाले से बात कर रहा था, अभी आया होता दुबई में, तो सऊदी की बात हो रही थी. ही सेड कि यार इंडियन जो है ना वो उसको ड्राइवर लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, वो 2 थप्पड़ भी मार देगा ना तो वो चुप करके बर्दाश्त कर लेगा. हाँ. अब यहाँ तो सारा पठान है टैक्सी ड्राइवर, वो कहता है हम तो ये हो नहीं सकता कि वो थप्पड़ मारे तो मैं 2 ना मारूं. हाँ. तो वो वाली एक माइंडसेट है जिसमें वो सर गिरा के जब काम करते हैं. किसी को उसने 10,000 पे लेके आया दुबई में या सऊदीया में, और फिर उसको 7,000 जॉब पे कट कर दी. he'll still stay as you said, but he will slowly make his way, or expat community will make sure कि eventually he gets into a network and longer term में ही मेक्स गुड मनी. पाकिस्तानी जो है वो एक तो आई थिंक कि वर्क कल्चर हमारा मैच्योर नहीं हो सका, बिकॉज वी डोंट हैव मैसिव सर्विस कंपनीज इन पाकिस्तान जिन्होंने एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप किया हो, जिसमें आपको ठीक है एटीट्यूड होना इज़ नॉट बैड, बट उसके साथ प्रोफेशनलिज्म होना एंड लुकिंग एट अ लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी कि बीइंग कैरियर ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ लाइक शॉर्ट टर्म माइंडसेट. तो आई थिंक आई वुडंट से कि एटीट्यूड इज़ अ बैड थिंग, बट दैट कंबाइंड विद शॉर्ट टर्म थिंकिंग कैन बिकम अ प्रॉब्लम. और वो हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि वी थिंक मनी ऑल द टाइम. हमारी हर डिसीजन मनी बेस्ड होती है. Whereas if we make decisions based on our career, कि मैंने अच्छा सऊदीया में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बट फर्स्ट मेरी लैंडिंग वहाँ पे नहीं होगी बड़े पैसे पे, तो लेट मी मेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हाँ, वो पैसे के बजाय वैल्यू पे अगर फोकस हो ना तो वैल्यू आप एक बड़ी इकोनॉमी में निकाल ही लेते हैं आखिर में, और उसको पैसे में कन्वर्ट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता. आई रिमेंबर लास्ट गवर्नमेंट में ओवरसीज़ बड़ा एक्टिव था मिनिस्ट्री, तो उन्होंने कोई वो किया MOU साइन किया विद सऊदी एंड रिगार्डिंग डोमेस्टिक वर्कर्स, और उन्होंने कहा जी हमने डोमेस्टिक वर्कर्स का कोटा जो है वो बढ़ा दिया है. तो उसके कमेंट सेक्शन में गया, ट्रिब्यून या डॉन की स्टोरी थी, कमेंट सेक्शन में गया तो पाकिस्तान अच्छा तो अब हम घरों में जाके काम करेंगे, अच्छा तो यूँ होगा, अच्छा तो वो. आई फाइंड दैट वेरी ऑड, राइट, बिकॉज यू लुक एट फिलीपाइंस एंड देव क्रिएटेड एन एंटायर इंडस्ट्री आउट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. आप यूरोप को सुनते हैं तो यूरोप में मैं उस दिन देख रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, द नंबर 1 जॉब ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 20 years इन यूरोप इज़ केयर गिविंग, is old age caregiving. If I was in Pakistan, I would be creating 10 nursing homes. क्वालिटी का उनको मैं ट्रेन करता, क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यूरोप में लैंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बूढ़ा आ रहा है, उस बूढ़े को इंसान चाहिए जिसको सपोर्ट कर सके. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पर्टिकुलरली इस तरह की सर्विसेज वाली होती है, हमारा वो होता है कि यार हम क्यों किसी इंसान को दूसरा वो करें, एंड वहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटी लूज़ होती है, या तो आप बहुत पढ़े लिखे होते. बट नॉनदलेस मुझे ये बताएं कि फॉर अ लॉट ऑफ यंग पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ यंग companies, they're very much stuck, they're very enterprising. The good thing in Pakistan is that you created a youth. आपने कहा ना टिकटॉक वगैरह को देख के डाउन साइड शायद ये हो सकती है कि वो मटीरियलिस्टिक हो गए, बट अप साइड ये हो गई है कि अब वो कह रहे हैं यार मटीरियल तो चाहिए. सो अब वो जो शायद ग्रिट है, वो जो है ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो वॉट एवर इट टेक्स मेंटालिटी, वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है. एटलीस्ट नौजवानों में मुझे अब नज़र आती है कि वो कहते हैं कि सर बताएं करना क्या है, किसी ना किसी तरह पहुँच जाएंगे मार खा के. मसला उसमें यह है कि ज़्यादा लोगों को उसकी वो सेंस नहीं है, पर्टिकुलरली फोक्स इन दी IT साइड ऑफ थिंग्स. वो ये कहते हैं यार ठीक है मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैंने ना $500 खर्च किया, मैं 2,000 कमा रहा था, मैंने 10, 15, 20,000 डॉलर कमा लिया, अब मैं कैसे ग्रो करूँ, मैं क्या अपने जैसे 4 लड़के हायर कर लूँ, या मैं वेबसाइट का ही वेट करता हूँ. सो आई एम एट द विम ऑफ अ प्लेटफॉर्म. And if the platform allows me to grow, I will grow. I can't do anything, right? That's not how things work for the IT industry. They went and they made opportunity, and then they solved that problem later on. Today, if there is someone who has a small sort of agency or small software house, let's say वो gaming में काम कर रहे हैं, या वो Web 3.0 पे काम कर रहे हैं, so on and so forth, how do you begin to build opportunity? आप अगर सऊदी गए तो what was the first step? What was the road map के यार अच्छा मैं US से काम कर रहा हूँ, मैं यूरोप से काम कर रहा हूँ, सऊदी उठ रहा है. How would Syed Ahmad begin to solve that problem when you don't have the network, you don't have the again the funnel to create that opportunity? How would you begin to do that? So I think सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ बच्चों को भी बहुत इस बात पे I try to tell them to travel.
घर बैठ के पाकिस्तान बैठ के कुछ नहीं, आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट सिटिंग बैक होम. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रैवल को ऐसा लग्जरी समझा जाता है कि इट्स अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि अच्छा तुम गए हो तो क्या कुछ लेके आए हो, यू नो, whereas travel used to be a source of learning since a long time. So I think first of all we started to go in the market. There we found a big event, leap होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक there was a delegation being taken by PSCB, तो वो we just went in with them, a small booth ले लिया वहाँ पे just to understand कि यहाँ पे लोगों की सोच क्या. And we went there, और वहाँ पे जब छोटा सा वो स्टॉल लगाया हुआ था तो we were surprised at the level of traffic, at the size of things, at the level of interest and requirements these people had. And we saw an opportunity clearly. जब आप अपनी आंखों से opportunity देख लेते हैं, it's different than कि कोई आपको बता रहा है. So then we understood कि yes, Saudi has a big potential. But we also understood a few other things. We understood कि सऊदीया में bigger is better की एक mindset है. अनलाइक अमेरिका जहाँ या यूरोप वहाँ डिफरेंट है. यहाँ पे ब्रांड्स को प्रेफर किया जाता है, यहाँ पे लोकल कनेक्शंस को प्रेफर किया जाता है. सो इट वाज वी अंडरस्टूड लोकल डायनामिक्स. नेक्स्ट ईयर वी एंड वी न्यू कि हम ज़्यादा मार्केट्स पे फोकस नहीं कर सकते एज अ कंपनी अनलेस हम जब IPO करेंगे तो देन वी विल हैव अ मोर काइंड ऑफ अ बैंडविड्थ. बट वी काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन अ कपल ऑफ मार्केट्स. अमेरिका तो हमारी की मार्केट है, नॉर्दर्न यूरोप है, बट वी सेड के सऊदी इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक मार्केट. दैट मीन्स के हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज करेंगे अपनी की मार्केट्स में. सो नेक्स्ट ईयर वी टुक अ वेरी बिग स्टॉल इन द लीप. इट वॉज द लार्जेस्ट स्टॉल, पाकिस्तानी स्टॉल इन लीप, और आई थिंक दैट क्रिएटेड अ गुड प्रेजेंस इन देयर. वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे इस तरह कनेक्शंस बने बिकॉज दे लुक्ड एट अस एज अ गुड एस्टैब्लिश्ड कंपनी. और वहाँ पे हमें बहुत अच्छी लीड्स आई, यू नो, कुछ प्लेसेस लाइक किंग साउथ यूनिवर्सिटी या सऊदी स्पेस कमीशन एंड लाइक्स ऑफ दैट. And from there we got some, I would say, some initial business as well as some very good connections. And then from there, you know, a normal lead time 6 से 9 महीने होता है. So once you go somewhere, you can expect 9 months for it to mature. So I think within a year we were able to get into some of the largest companies. We are in initial stages, but some of the largest companies in Saudi we are talking to in the space of IoT, in the space of digital transformation and innovation. So yeah, I think local presence was important. We did a JV with a local company. It's important to have, have a local profile, local people speaking Arabic. We could not have overnight build that thing. So we did a joint venture. There's a culture of joint ventures in Saudi. पहले वो होता था local पार्टनर के साथ, बट अब वो लिबरलाइज हो गया. बट स्टिल इट्स अ गुड आइडिया टू फॉर्म अ लोकल JV. सो आई थिंक वी डिड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स एंड वी डिसाइडेड टू बी हेयर एट लीस्ट लाइक couple of months, so 5, 6, 7 trips a year. So we make sure we travel here a lot. Nothing can compare to a face-to-face connection. And that's what our companies miss a lot. They, you know, for a long time हमारी companies बड़ी cozy बैठी रही पाकिस्तान में. पोस्ट कोविड जब अब काफ़ी लोकल मार्केट और इन्फ्लेशन की वजह से बहुत डाउन हो गई, नाउ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कंपनीज आर गोइंग आउट एंड वी सी ये लीप जैसी कॉन्फ्रेंस में 300-400 कंपनियाँ आई होती हैं, not a stall, just to visit as well. So you would say the number one thing you would say is to identify conferences as a starter. Identify conferences, चाहे वो ASEAN में है, चाहे वो मीना में है, चाहे वो इवन वेस्ट में. वेस्ट का थोड़ा वीज़ास का प्रॉब्लम होता है, कॉस्ट ओवररन भी ज़्यादा है, बट एटलीस्ट एज अ स्टार्टर मीना में तो ट्राई करें, राइट. there's JITEX in Dubai. Yes. There's a leap in Saudi. My understanding is next quarter में there's another leap coming in as well. March में, right? So to go there, even if you're not looking at a stall, maybe you're not that big at the moment, I think even just going there as an attendee, meeting people, if anything, अगर आपका जो एक होता है ना कि नेटवर्क, एक होता है कि आपको इकोसिस्टम समझना कि यार हो क्या रहा है मार्केट में. मैं जो बेचने की कोशिश कर रहा हूँ शायद वो इस वजह से नहीं बिक रहा बिकॉज मैं शायद 2 स्टेप्स पीछे हूँ, और उन 2 स्टेप्स को अगर मैं समझ लूँ तो मैं उसका होमवर्क करके नेक्स्ट ईयर आई कैन डू बेटर. सो दीज ट्रेड कॉन्फ्रेंसेज प्रॉबली इज नंबर 1.
for people for that growth. I think वो डिजिटल डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बिल्कुल ही जिसने कुछ नहीं कर सक रहा वो घुस तो जाए, बट लॉन्ग टर्म पे फेस टू फेस कनेक्शंस आर incredibly important. We're at the 1 hour 33 minute mark. I'm gonna wrap this up. I do want to talk about the future outlook of the IT industry. Again, we've been hearing about this 10 billion, 20 billion, 30 billion, 150 billion number for quite a bit. अगर मैं realistically कुछ build करने की कोशिश करूँ तो 150 billion इस वक्त इंडिया का नंबर है IT सर्विसेज का. Yes, they started way before us, and both in terms of policy, economics, and as well as business. But I feel like it's never too late, right? Like maybe we can't compete with them with BPO or hardcore services, but innovation is coming in every now and then, and there's always an opportunity. उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इकोनॉमी के साइज़ को देखूं या मैं पॉपुलेशन के साइज़ को देखूं तो मैं डिवाइड बाय 7 कर लूं तो मुझे कम से कम $22 बिलियन की तो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि जो कि मैं कहता हूं कि यार मार्केट पाकिस्तान कैप्चर कर सकता है अगर मैं सिर्फ इंडिया को कॉन्टेक्स्ट में लेकर आऊँ. उस 22 बिलियन के लिए मैं इसको राउंड ऑफ करके 20 बिलियन कर देता हूँ तो मुझे रफली अगर मैं $3,000 पर हेड काउंट के हिसाब से लगाऊँ तो मुझे रफली 6,66,000 इंजीनियर चाहिए जो कि मैं बेच सकूँ, जो कि मेरा रॉ मटेरियल है, राइट. और 6,66,000 में चूँकि चर्न बहुत हाई है, पर्टिकुलरली पीपल मूविंग अब्रॉड, एंड वी डिड टॉक अबाउट के ठीक है ऑटोमेशन होगा, AI होगा, बट स्टिल ओवर द नेक्स्ट डेकेड दैट स्टिल स्लोली गोइंग टू हैपन. एंड सो आई वुड से कि मे बी 20-30% जो है वो शायद आपका मुल्क छोड़ के चला जाए जो टॉप ऑफ द लाइन टैलेंट है. तो अगर मैं 20-30% ऐड कर लूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे 8 से 10 लाख इंजीनियर IT सर्विसेज में चाहिए अगर मुझे इंडिया वाली एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कंसिडरिंग कि आपने कहा इंडस्ट्री जो है वो 50,000 शायद अब स्ट्रेच करके प्रोड्यूस कर रही है, 20% एम्प्लॉयबल करके 10,000 साल का इंजीनियर आ रहा है. अगर इस नंबर पे मैं चलूँ तो हम 22 अरब तक इंशाल्लाह 100 साल में पहुँच जाएंगे. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि व्हाट्स द आउटलुक फॉर द पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एक बिज़नेस ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. सो इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट आप जो मर्ज़ी कर लें, आई डोंट थिंक कि बिज़नेस ग्रो होगा. सो आई थिंक ऑन दैट लेवल तो विल वेट एंड सी के कब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए एंड वी स्टार्ट टू सी सम डिसेंट ग्रोथ लाइक 50 or 100% ग्रोथ per year. I think 200 to 300% growth possible है. अच्छा, in a single calendar year? Yes. Okay. And that I say is because a lot of people have moved their businesses abroad. A lot of people have found other ways of doing business, and if you provide right kind of incentive structure, people will quickly come back. I remember जब न्यूज़ आ रही थी STZA बनने की और सारा कुछ, I found so many companies. कोई वियतनाम में किसी ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है एंड इज़ लाइक कि अगर ये STZA बन गया तो आई जस्ट मूव ऑल ऑफ माई सेटअप टू पाकिस्तान बिकॉज वहाँ पे मेरे कस्टम्स के वो इश्यूज़ नहीं होंगे जो मुझे अभी होते हैं. सो आई थिंक कि पोटेंशियल तो है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ इज़ स्किल्स. आजकल मार्केट में एक डिबेट चल रही है, डिग्री चाहिए या स्किल, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है. आई थिंक एक बड़ी गलत डायरेक्शन में हमारे मुल्क में ये बात चल रही है. There are few influencers who are insisting कि डिग्री ना करें. I think it's a wrong message to give. A balanced message is always good. The fact of the matter is कि if you want to be an engineer, if you want to do something, you want to do something big in your career in 5 to 10 years time, you should have some kind of a good engineering degree like coding and all. But fact of the matter is Pakistan cannot produce 200,000 undergrads, अगर आप इतनी जल्दी स्केल करेंगे तो फिर क्वालिटी और गिर जाएगी आपकी. सो you can produce from 50,000 to 100,000 undergrads जिसमें क्वालिटी आपकी लेट से 30-40,000 की होगी. बाकी सारा जो आपको गैप फिल करना है दैट इज़ थ्रू मे बी डिप्लोमाज, 1 year 2 year diplomas that can you can quickly train for boot camps of a longer duration and you train them and you put them into the market. But इस वक्त जो भी programs हमारे हैं, कोई भी none of the programs have actually produced any results.
We have had a lot of, I think, at any given time, 1 to 2 million skills training program, 2 million को train करने के program चल रहे होते हैं. Government is paying NAVTEC, TEVTA, PSEP. I mean, we are paying like 100,000 per student and hundreds of thousands of students के लिए pay कर रहे हैं. But वो outcome नहीं निकल रही. So I think we need to massively rethink the way we are doing skill development. It is doable. One of the things I believe in it, if you're able to identify good aptitude people, all you need is a good filtering system and a guidance system at a K-12, like college level, where you are able to identify people with good aptitude and put them in this direction. Some can be I believe government should provide scholarships, like a program earlier where Prime Minister's Outreach Scholarship Program was funding kids from Sindh, rural Sindh, and they did wonders when they came to FAST and other universities. So I think government should come up with a scholarship scheme that should fund 50,000 undergrads. And why? Because I think वो जिसके अभी वो लोग आ रहे हैं जिनके अब्बा जी अफोर्ड करते हैं, एंड नेसेसरीली उसका ना तो एप्टीट्यूड है IT का इंसेंटिव है, और ना उसने तो पाकिस्तान रहना भी नहीं, उसने बाहर ही जाना है. बट अ किड फ्रॉम सिंध और बलूचिस्तान और रूरल पंजाब जिसके पास अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है, उसके लिए इस्लामाबाद और कराची हेवन है. एंड फॉर हिम ही हैज़ अ गुड एप्टीट्यूड एज वेल, बिकॉज व्हेन यू फंड देम यू मेक श्योर कि अच्छे एप्टीट्यूड वाले बच्चों को ले. आई थिंक इन्वेस्टमेंट इन दोज किड्स are going to go a long way for Pakistan. So I should say no kid in Pakistan should be limited from a good undergrad degree just because he cannot pay. Government should pay, और government अगर let's say 5-6 लाख 10 लाख एक kid पे लगाती है, वो few months में उसके 4-5 महीने की नौकरी में वो पाकिस्तान के लिए पूरे हो जाएंगे. So I think this kind of a program coupled with अभी HEC ने एक 2 साल की डिग्री को ऑथराइज किया. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जो ये स्किल्स वर्सेस डिग्री की बात होती है, आई अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर एबल टू ब्रिंग इन गुड एप्टीट्यूड किड्स दे कैन डू वेल ऑन देयर ओन एज वेल. हमारी इंडस्ट्री में ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने डिग्री नहीं भी कंप्लीट की, यू कैन बी सक्सेसफुल. बट स्टिल दैट एनवायरमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, दैट डायरेक्शन एंड दैट बिग विजन दैट दे प्रोवाइड यू, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. So I think we need to invest fully in this area, or of course we cannot do it overnight. आप आज 2 साल का डिग्री प्रोग्राम भी शुरू करेंगे तो उसको 2 साल तो लगेंगे. हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें 3 महीने या 6 महीने में रिजल्ट चाहिए होते हैं. सो आई थिंक अगर हम इतने अल्ट्रुइस्टिक हो जाएं, हमारे पॉलिसी मेकर्स, पीपल इन पावर, कि वो अपने 4 महीने 6 महीने का सोचने के बजाय पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान की अगली जनरेशन को अगले 2 साल के प्रोग्राम्स बनाएं, 4 साल के बनाएं, तो वी कैन प्रोड्यूस. मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी टैलेंट जनरली उनकी स्किल जो है वो इवन इंडियन से काफ़ी ज़्यादा कई दफ़ा दे प्रूव देमसेल्व्स टू बी गुड, राइट, बट दे नीड दैट काइंड ऑफ push and direction and all. Yeah. Do you think five years में 10 billion is possible with some policy changes? Yeah, do you think that you require a lot of changes for that number? I think the way we are going, 10 साल में भी शायद मुश्किल से पहुंचे, but we need some massive changes. We need reforms at a massive scale. जैसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुए थे अयूब दौर में, फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें नॉलेज इकोनॉमी रिफॉर्म्स चाहिए. But let's say कि अभी nobody has that power like General Ayub used to have. Right. And we know कि वो कोई भी अभी इतना strong leader नहीं है जो कि reforms कर सके उस लेवल पे. तो we propose this technology zone कि कम से कम वहाँ तो कर लेना, इतने छोटे से एरिया में आप रिफॉर्म्स कर लें. आई बिलीव कि अगर वो ओरिजिनल विजन पे जिस पे हमने टेक्नोलॉजी जोन को क्रिएट किया था, अगर उस विजन को ये एग्जीक्यूट कर लें तो 200% ग्रोथ इज़ वेरी पॉसिबल, और 3 years में आप $10 billion पे जा सकते हैं. बट दैट रिक्वायर्स कि आप फुल कमिटमेंट के साथ, मैसिव चेंजेस के साथ, कम से कम STZA लेवल पे आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स करें. ये जो अभी सतही किस्म की पॉलिसी इंटरवेंशन है, इससे तो 10 साल में भी नहीं होगा. We're going to have elections soon and there's going to be a new government. If such a government comes that offers you a position
in policy making. Do you think you will take that? या आपका जो last experience है उसके बाद से अब आपकी बस हो गई है कि यार thank you, I'll stick to my work? You know, I've seen that Pakistan is suffering because जैसे मैं पहले बताया कि good people refuse to fight. Good people look at their own opportunity cost. यार मैं तो पैसे कमा रहा हूँ तो मैं क्यों, you know. So first of all, I don't think I will ever be able to Shut the door. Yeah, or divorce Pakistan और इस future के जी ठीक है मुझे क्या, you know, मैं अपना पैसे कमाता हूँ. तो हमने जो भी लर्न किया अभी तक, we have this unique mix of कि I started my company from zero from my drawing room, और वहाँ से लेके चले तो एक जो एंटरप्रेन्योर का या एक CEO का जो एक जर्नी है वो भी एक स्ट्रगल एक्सपीरियंस है. एज एन इंडस्ट्री लीडर 2 साल I've been kind of served as a chairman, so इंडस्ट्री की ins and outs, and then the government साइड पे हमने जो पॉलिसी में जितना काम किया, तो आई थिंक I would never want it to go to waste and would want to put it to work. But we have understood the challenges and we have understood कि it's why everyone goes for a shortcut, because taking the right long-term decisions is very difficult. So I understand what are the conditions now कि वो ज़रूरी हैं before anyone. इस सिचुएशन में आप जिस मर्जी को स्टीव जॉब्स को भी ले आए ना वो कुछ नहीं कर सकेगा. So I think if the conditions are right, meaning you know, if you are able to implement things as पाकिस्तान में ये होता है कि too many cooks spoil the broth वाली बात है. हर बंदा आके 10 बंदे हैं वो पॉलिसी में भी घुसे हुए हैं जिसको कुछ नहीं भी पता वो भी आके. सो व्हाट वी नीड इज़ क्लियर लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी एरिया, जो टेक्नोक्रेट्स जिसको लीड करें, और उसमें फिर पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए. सो एज लॉन्ग एज वी कैन हैव दैट, आई थिंक इकोनॉमी में कुछ एरियाज़ में हमें वी नीड टेक्नोक्रेसी टू टेक ओवर. सो उस सेंस में इफ़ देयर आर राइट कंडीशंस ऑफ कोर्स, बट let's hope for the best. What do you think about the current Pasha leadership? It's gone to the other camp this time around. What are your thoughts there, and how do you think they're working now at this point in time? I think I'm not very happy with the way things are going. A reason being कि I believe in taking a stand for the right thing. You know, the policy makers, they will always try to push you towards shortcuts, towards something which, you know, for example, there's a lot of IMF pressure on the government कि आप ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते. I have actually seen कि IMF, मुझे तो लगता है कि वो committed हैं कि पाकिस्तान के IT सेक्टर को ग्रो नहीं होने देना. So of course, whenever there is policy recommendations का टाइम आता है तो there are pressures and government refuses to listen to you, and that is the time you need to take a stand and you need to commit to results, but based on solid interventions. ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि या जो दे रहे हैं तो ले लो, बाद में देखेंगे, फिर मुकर जाएंगे वो कि रिजा आपने ये नहीं किया तो इसलिए नहीं हुआ. तो आप लास्ट ईयर देखें -0.5% ग्रोथ हुई. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उससे पहले 23% थी, उससे पहले 47% थी, माइनस में क्यों आ गई? अब आप यू गो अराउंड एंड आस्क, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करेगा. बट उस वक्त व्हाई नोबडी टुक अ स्टैंड कि भाई आप ये जो गलत पॉलिसी इंटरवेंशंस कर रहे हैं, आप टैक्स आपने कमिटमेंट की है 25 तक की, एंड यू आर नाउ पुटिंग इन दीज टैक्सेस, आपने STZA में आपने ये कर दिया वो कर दिया. सो वो स्टैंड मुझे नहीं नज़र आया. सो आई थिंक के आई होप के नाउ दैट दे हैव रीबिल्ट द सेक्रेटेरिएट, hopefully some leadership is going to come who's able to think big. Right now I think big thinking I don't see. I don't see कि जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ स्टैंड लिया जा रहा है, और just go along with the people in power. उसने जो किया, you know, photo ops and all of that. I think Pakistan needs need a much kind of a stronger voice, much bigger vision
टू टेक इट फॉरवर्ड. छोटे मोटे रिफॉर्म्स, छोटी मोटी इंटरवेंशन से काम नहीं चलेगा, हमें बड़े रिफॉर्म्स चाहिए. और बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो दोस्ती यारी में नहीं चलते, उसमें आपको बहुत. Do you think जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें एवरी टाइम आई सी द पाशा इलेक्शंस आई जनरली सी के यार वो एक इस्लामाबाद रावलपिंडी के कैंप इकट्ठा हुआ होता है, एक लाहौर के तो खैर वो आपस में ही लड़ते रहते हैं तो कभी कंसोलिडेट ही नहीं हो सके. अनफॉर्चुनेटली लाहौर के IT इंडस्ट्री में जितनी पॉलिटिक्स है ऑनेस्ट टू गॉड वो जो TV ड्रामाज होते हैं ना उसमें इतनी नहीं मैंने देखी. लेकिन एक कराची की साइड से कंसोलिडेट होती है. क्रॉस कंट्री जिसमें हम कह सकते हैं कि एक ड्रीम टीम अगर बने और वो आके जो हमारे सामने जो थॉट लीडर्स हमें इमर्ज होते हुए नज़र आते हैं IT इंडस्ट्री में, हमें 10 पर्ल्स की लीडरशिप है, सिस्टम्स की लीडरशिप है, इस्लामाबाद में जो हिस्टोरिकली लीडरशिप रही है वो एक पेज पे आती हुई क्यों नज़र नहीं आई? क्या वजह है कि हमें अगेन सिस्टम्स की लीडरशिप कभी मुझे पॉलिसी मेकिंग की उसमें नज़र नहीं आई, 10 पर्ल्स की मुझे नहीं नज़र आई. ये लोग हैं, इनके स्टेक्स हैं, इनका डायरेक्ट रिज़ल्ट है. ये क्या पीछे से बैठ के करना चाहते हैं? दे डोंट वांट टू कम इनटू द लाइमलाइट, क्या हमें खप होगी? क्या वजह है कि वो हम ड्रीम टीम को एक जगह पे नहीं देख सकते जहाँ पर, क्योंकि आप देखें बड़ी सिंपल सी बात है ना, IT टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल है पाकिस्तान की. वो जो कहते हैं सस्ती गैस चाहिए मिल जाती है, सस्ती बिजली चाहिए मिल जाती है. 20 अरब लेकर आते हैं, 10 अरब उसमें से रॉ मटेरियल की मद में निकल जाता है, तो नेट तो आप 10 अरब ही लेकर आ रहे हैं. IT इंडस्ट्री को 2 साल 3 साल दें सही तरीके से, वो भी 10 अरब पे पहुँच जाएगी, शायद उससे ज़्यादा ही ले जाए. और मिडिल क्लास भी प्रोड्यूस कर रही है. टेक्सटाइल तो लिटरली लार्जली इनरिच कर रही है ओनर्स को, और लोअर मिडिल इनकम प्रोड्यूस कर रही है, उनको जॉब देती है. तो क्या वजह है कि IT इंडस्ट्री के जो बड़े पावर हाउसेज इमर्ज किए हैं वो कंसोलिडेट नहीं हो पाते, रियलाइजिंग वापस में एक दूसरे का. मैं लाहौर को इस वजह से कॉल आउट कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो लाहौर के साथ हुआ है, मेरा दिमाग फट गया सर, मजाक के अलावा. तो हर बंदा ये कह रहा है वो यार उसके पास 230 हो गए हैं, मैंने ना उसके 30 बंदे तोड़ के ना अपने आप को 150 पे. यार इतना बड़ा पाए है, एंड ऑल यू कैन थिंक अबाउट इज कि यार वो मैं उससे बड़ा हो गया और मैं उससे बड़ा हो गया, और वो सारे मतलब मैं अगेन आई वांट टू कॉल आउट, मेरी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं लोग, ठीक है, आप जहाँ जाके निकाल लें लाहौर के IT वाले कौन है, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. इट्स माइंड बॉगलिंग फॉर मी, राइट, कि इट्स सच अ ह्यूज इंडस्ट्री, इट्स सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. ऑल यू आर डूइंग इज थिंकिंग कि यार मेरी बड़ी गाड़ी है या उसकी बड़ी गाड़ी है. दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार आई थिंक कि फॉर एग्जांपल सिस्टम्स की आपने बात की, वो अपनी कैपेसिटी में इज ऑलवेज इन द मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग, वो डायरेक्टली भी दे कंट्रीब्यूट. बट आई वुड से कि प्रॉब्लम हमारी जो असल मसला हमारी इंडस्ट्री का ये है कि जो असल अच्छे लोग हैं वो दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद पॉलिटिक्स. दे डोंट वांट टू कि यार जैसे मैंने कहा ना अच्छे लोग लड़ते नहीं हैं. तो वो कहते हैं यार मैं बस साइड पे बैठा हूँ, मैं पैसे बना रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं किसी की, और इस गवर्नमेंट से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है. सो डोंट बॉदर मी, मैं आई जस्ट गो ऑन माई ओन. सो अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज, पीपल आई रियली रिस्पेक्ट, दे विल जस्ट गो ऑन देयर ओन लाइन, और वो कहेंगे कि आई डोंट वांट टू मडी माई सेल्फ, तो वो एंड आई एम मेकिंग गुड मनी माई सेल्फ. और IT में होता भी ये है कि यू कैन आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपना करते रहेंगे. अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ अदर्स आर क्वाइट सेल्फ सेंटर्ड. बिजनेस कम्युनिटी में मैं देखा अनफॉर्चुनेटली एक सेल्फ सेंट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है. मेरा क्या फ़ायदा, अपना फ़ायदा निकालना. सो दैट नेशनल थिंकिंग कि यार पाकिस्तान के लिए या यू हैव टू थिंक बिग, वो नहीं है. मेरा ज़ाती इंटरेस्ट क्या है और मैं उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. और इवन मैं तो देखता हूँ कि अब पाशा भी has actually become थोड़ा सा a lot of people want to come in to do make business, कि यार इधर से मुझे नाम भी मिलेगा, इधर से मुझे बिज़नेस मिलेगा. मुझे याद है कमेंट मुझे किसी ने कहा यार ठीक है आप तो एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो धंधा लोकल है, तो हमें तो बिज़नेस भी कमाना है. तो सो अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट दिस प्लेटफॉर्म टू डू बिज़नेस. एंड जब आप सेल्फ इंटरेस्ट को ले आएंगे बीच में तो नेशनल इंटरेस्ट तो डेफिनेटली पीछे रह जाएगा. आई रिमेंबर एक प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में हम लोग थे, एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल टास्क फोर्स. उसमें माइक्रोसॉफ्ट के कंट्री मैनेजर, ओरेकल के, और यूफोन एंड ऑल ऑफ द टेक्नोक्रेट्स वर देयर. एंड अगर आप उनके प्रपोजल सुने ना कि वो क्या प्रपोजल दे रहे थे नेशनल स्ट्रेटजी के लिए. प्रपोजल ये था जी ये अगर गवर्नमेंट मेरी कंपनी के लाइसेंसेस ख़रीद ले तो
डिजिटाइजेशन हो जाएगी और पाकिस्तान बहुत ऊपर चला तो जाएगा। सेल्स के तौर पे यूज़ करें। या और अनफॉर्चुनेटली दिस इज सेल्फ सेंटर्डनेस, पीपल इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फॉर द बिग पाकिस्तान लेवल अपने लिए सोचते हैं। सो दिस इज़ द की रीज़न कि आई थिंक कि लोग जब आप सेल्फ सेंटर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो या तो फिर सारे मिल बैठ के खा लें पाकिस्तान को, जैसे बाकी सारे खा रहे हैं आप भी खा लें मिलके, तो दैट्स फाइन। इफ़ देयर इज़ प्रिंसिपल्ड स्टैंड, सम बिग थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जहाँ लोगों को इमीडिएटली अपना हिस्सा ना नज़र आ रहा हो, तो वहाँ पे फिर देर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड स्टफ। सो आई थिंक जो पाकिस्तान का हाल है ना, अनफॉर्चुनेटली वही पाशा का हाल है। सो मैं एग्री नहीं करता। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू मेक इट लाइक अ चैम्बर. Chamber is known to be a very kind of a political area. So I believe IT is a more educated crowd, should be much more kind of a... Plus, I mean, unions and associations more often than not is supposed to represent the industry rather than be a part of the government, right? So chamber is essentially an extension of the government where the representation is there, but it is an arm of the government in a way, loosely. No. So it's an industry representation, and the elections are... So it's the difference between Chamber and Pasha is that Chamber is a horizontal association where it represents all kinds of businesses, right. Whereas a Pasha like APTMA is a vertical association specializing in one sector. Interesting, right? Yeah. So, but yeah, I think there is a role that associations have. We made IT relevant in the government quarters through Pasha platform. आई थिंक ओवर टाइम मेच्योरिटी मे कम इन, और जैसे मैंने कहा अगर बुरे लोग जीत जाते हैं, अच्छे लोग वर्सेस बुरे लोग, ये फाइट रहेगी हमेशा, अनलेस वो जिन अच्छे लोगों की मैंने बात की अपने बिजनेस इंटरेस्ट के अलावा वो थोड़ा पाकिस्तान के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें तो फिर हो सकता है. Makes sense. Syed Ahmad, thank you so much for taking the time out and coming over. I know आजकल हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल है, सोचना बड़ा मुश्किल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि बंदा कहता है यार दिमाग बंदी हो जाए तो बेहतर है, जब मुझे उठा देना, जब मामला थोड़े सेटल हो जाए, देन आई कैन बिगिन टू थिंक. बट इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट इन दुबई. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद है आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्रीलांसर वर्सेस फॉर्मल कंपनी डिबेट, द टैक्सेशन डिबेट. पाकिस्तान क्या 10 अरब डॉलर पे जा सकेगा, नहीं जा सकेगा, पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं क्या, आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, पेपैल का मसला है या वो और कोई और मसले हैं, नई गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, नए आईटी मिनिस्टर के बारे में आपके क्या तासुरात हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.